एपिसोड 521 और मुझे हराए बिना रात में उसके साथ रहने की उम्मीद मत करो, सम्राट ने दक्ष से कहा और दूसरी तलवार निकाली और मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, तुमने ही इसके लिए कहा था। उसने क्रिस्टल जैसी नीली तलवार दक्ष को दिखाते हुए कहा, पृथ्वी ग्रेड हथियार, क्या यह आपका सबसे अच्छा हथियार है? दक्ष ने सम्राट से पूछा जब वह भोग से रहा था। सम्राट ने कहा था कि वह अपना सबसे अच्छा हथियार इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह एक पृथ्वी स्तर का हथियार इस्तेमाल कर रहा था। क्या ये वास्तव में उसके सबसे अच्छे दोस्त का हथियार हो सकता है? उसने सोचा, तुम एक अर्थ ग्रेड हथियार का उपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं भी एक अर्थ ग्रेड हथियार का उपयोग करूंगा। सम्राट ने दक्ष को सूचित किया, तुम समानता चाहते हो, मैं भी वही चाहता हूं। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं आपके हथियार की ताकत कैसे जानता हूं, चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक हुनर है। मुझे नहीं पता कि इस तलवार का क्या हुआ, लेकिन अगर यह अब एक पृथ्वी ग्रेड हथियार है तो ये बहुत पीछे हट गया है। इतने शक्तिशाली हथियार का इतना नीचे गिरना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वैसे भी मेरे हाथ में तलवार मेरा सबसे मजबूत हथियार नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि यह उस स्तर पर आपकी तलवार से काफी अच्छी तरह से मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा इसके काटने से सावधान रहे, यह आपको पन्नू बना देगा। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई मिनटों में खत्म हो जाए। दक्ष ने अपना सिर पकड़ते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी साधना को पूरी क्षमता से चलाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से याद दिलाया गया कि प्रतिबंध के कारण उसकी साधना वास्तव में कमजोर हो गई थी। उसने अपने मन में एक बेहतरीन योजना बनाई कि सम्राट को बिना अपने सारे नियम बताए उससे निपट लिया जाए और लड़ाई भी तेजी से खत्म कर ली जाए। यह एक उच्चतर दुनिया है, उनके पास भी कानून होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे उन सभी को छिपाकर रखने की जरूरत है। भ्रम का कानून सबसे कमजोर है, लेकिन यह स्थितियों में मेरा गुप्त हथियार भी है, मैं इसे नहीं दिखा सकता। अंधेरे का नियम तभी काम करता है जब मैं डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करता हूँ या जब रात होती है। जहाँ तक अंतरिक्ष के नियम की बात है तो वह एक दुर्लभ नियम है। उसने सोचा और अपनी थड्डी को रगड़ हुए सोचा कि आपातकाल की स्थिति में उसे सम्राट के सामने कौन सा नियम प्रकट करना चाहिए। एकमात्र विकल्प अंतरिक्ष के नियम और भ्रम के नियम के बीच था। योजना बनाना समाप्त हो गया। जब भी तुम तैयार हो मुझ पर हमला करने आओ, मैं तुम पर हमला किए बिना तुम्हें 3 मुफ्त हमले दूंगा, मजे करो। सम्राट ने दक्ष से कहा, अगर मैं मान जाऊं तो बुरा मत मानना। दक्ष ने जवाब दिया और सम्राट के बोलना समाप्त करने के तुरंत बाद वह अपनी तलवार लेकर सम्राट की ओर उड़ चला, क्योंकि यह क्षण उस समय से मिल खाता था जब उसने अपनी योजना बना ली थी। राजा की तलवार उसके हाथ में ही रही, जिसे उसने सम्राट के बाएं कंधे की ओर बढ़ाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमला होने पर भी उसे गंभीर नुकसान न पहुंचे। तलवार सम्राट के कंधे पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी छाती में घुस पाती, दुर्भाग्य से सम्राट गायब हो गया और कुछ मीटर की दूरी पर बाएं ओर दिखाई दिया। तलवार उस स्थान से होकर गुजरी जहां वह खड़ा हुआ करता था, लेकिन सम्राट लू जुनई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो अब बाएं ओर खड़ा था। ओह, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया, मेरे पास एक चाल कौशल है जो कुछ हद तक अच्छा है, मैं कहूंगा, इसलिए तुम्हें हमले पर कड़ी मेहनत करनी होगी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, भले ही सम्राट जनवे की साधना प्रतिबंधित थी, फिर भी उनके पास एक संत क्षेत्र साधक के शक्तिशाली कौशल थे जिन्हें अच्छे और बुरे समय में प्रशिक्षित किया गया था। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैंने जो बाधाएं दी थी उन्हें स्वीकार नहीं किया? उसने दक्ष से पूछा और उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभर आए। उन्होंने कहा, जब मैं इसी परीक्षा से गुजरा था तब भी मैं अपने गुरु को नहीं हरा सका था, तब भी जब मुझे लक्षण प्रतिभा वाला माना जाता था। यहाँ भी यही होगा, क्षमता अच्छी है लेकिन यह अनुभव कौशल के सामने आसानी से विफल हो सकती है। आप इसे आज के लिए एक सबक के रूप में ले सकते हैं। जैसे ही सम्राट ने यह बात कही उसने दक्ष की मुस्कुराहट पर ध्यान दिया। ठीक उसी समय उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ तीखी और ठंडी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। ये सही है, लेकिन ये भी सच है कि क्षमता अनुभव पर भारी पड़ सकती है, बशर्ते वह सही किस्म की हो। एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या? कैसे? सम्राट ने असमंजस में कहा, क्योंकि उसने उस आवाज को पहचान लिया था। उसने जो समझा वह दक्ष की थी, लेकिन ये कैसे संभव था? दक्ष उसके सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, उसे जल्द ही सब कुछ समझ आ गया। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने खड़ा दक्ष गायब होने लगा, भ्रम चतुरापूर्ण वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। अब उसे सच्चाई समझ में आ गई थी। उसकी गर्दन के पीछे जो नुकीली चीज छू रही थी वह दक्ष की तलवार थी। इतना ही नहीं, वह उस समय उसके पीछे भी खड़ा था। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसे वह दक्ष समझ रहा था, वह एक भ्रम था। बहुत चतुराई है, लेकिन ऐसे यथार्थवादी भ्रम पैदा करने के लिए आपके पास केवल भ्रम का नियम है। आपके पास ऐसा कुछ बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है जो मुझे थोड़ी देर के लिए भी मूर्ख बना सके। सम्राट ने बिना पीछे मुड़े कहा, यह सच था। दक्ष ने अपने अंतरिक्ष के नियम को उजागर करने के बजाय अपने भ्रम के नियम को उजागर करने का फैसला किया था, लेकिन ये सब नहीं था। उसने अपने असली शरीर को और भी बेहतर तरीके से छिपाने के लिए स्वर्ग के कफन को उसमें मिला दिया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था
था कि यह एक संत दायरे के सम्राट पर काम करेगा, लेकिन जाहिर है यह उसके असली शरीर को छिपाने में कारगर साबित हुआ, शायद इसलिए क्योंकि सम्राट उससे लड़ने में उतना गंभीर नहीं था। अगर वह गंभीर और ज्यादा सतर्क होता तो शायद बात कुछ और होती। यह सही है, किसी भी मामले में मेरी तलवार आपकी तलवार पर टिकी हुई है, एक ही बार और आप मर जाएंगे, क्या मैं इसे अपनी जीत नहीं मानूंगा? दक्ष ने सम्राट से धीरे से पूछा। हाँ, मैं इस बारे में इतना नहीं होता, असली लड़ाई में मुझे तुम्हारे हमले के बारे में पता चल जाता, क्योंकि तुम मारने की मंशा रखते थे, लेकिन क्योंकि तुम्हारा मुझे घायल करने का कोई इरादा नहीं था इसलिए इससे तुम्हें मदद मिली, लेकिन अगर तुमने मुझे मारने का एक भी विचार किया होता तो चीजें अलग होती। यह भ्रम के नियम की कमजोरी है, सम्राट ने दक्ष से कहा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था, जैसे कि वह दक्ष को सिखाने की कोशिश कर रहा हो। भविष्य में इस सीमा को ध्यान में रखना, अभी तक तुम अपने हथियार से मुझे छूने में सफल रहे हो, इसलिए मैं हार स्वीकार करूंगा, उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने तलवार नीचे कर दी, जो सम्राट द्वारा हार स्वीकार करने के बाद उसके हाथ में थी, लेकिन उसने फिर भी उसे स्टोरेज रिंग में वापस नहीं भेजा, जैसे कि यह अंत नहीं था। सम्राट दक्ष की ओर मुड़ा और हथियार नीचे कर दिया। सम्राट लू जनवे ने अपना सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा, भले ही ये लड़ाई मेरी योजना के अनुसार नहीं हुई, फिर भी मुझे खुशी है कि तुम मुझे हरा सके, भले ही यह एक चाल थी और शुद्ध लड़ाई नहीं थी। चलो वापस चले, उन्होंने कहा और जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उसके चेहरे पर निराशा का भाव साफ झलक रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? दक्ष ने सम्राट को जाते हुए देखते हुए पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? लड़ाई खत्म हो गई है इसलिए मैं जा रहा हूँ, सम्राट ने दक्ष से कहा और पीछे मुड़कर देखा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पहली लड़ाई जीतने के अपने काम को पूरा करने के लिए थी। अब जब मैं जीत गया हूँ तो आप मुझे मिंग्यू से मिलने या उसके साथ रहने से नहीं रोक सकते। जहाँ तक असली लड़ाई की बात है तो वह अब शुरू होगी और यह बिना किसी शर्त के नहीं होगी। अगर मैं हार भी गया तो भी आप मुझे मिंग्यू से मिलने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही जीतकर सौदा पूरा कर लिया, दक्ष ने सम्राट से कहा। वह एक मजबूत और प्रतिभाशाली प्रतिद्वंदी के खिलाफ दिल खोलकर लड़ाई करना चाहता था, जहां कोई भी एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करेगा। यह एक शानदार अवसर था और वह जी जान से लड़ना चाहता था। उसने पहली लड़ाई में केवल एक शॉर्टकट चुना ताकि वह लड़ाई जीत सके और उस आदमी की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा कर सके। मुख्य बात अभी आनी बाकी थी, यह उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ बिना किसी कानून का उपयोग किए अपनी ताकत का परीक्षण करने वाला था। सम्राट अविश्वास में दक्ष को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह आदमी असली था? हाँ, वह जल्दी ही अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह क्यों हंस रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम सच में भाग्यशाली हो, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। भले ही तुम जीत गए, लेकिन यह एक शॉर्टकट के माध्यम से था। अगर तुमने मुझे जाने दिया होता तो इसका मतलब होता कि तुम एक उचित लड़ाई से डर गए थे। मेरी नज़र में वह एक असफल दामाद होता, सम्राट ने लनक्लेन से कहा और जोर से हंसा। चिंता मत करो, अगर तुम असफल भी हो गए तो भी मैं तुम्हें मिंग्यू के साथ रहने से नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ, अब इसके बारे में चिंता मत करो और मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। 3 घंटे बीत गए। दक्ष जमीन पर बैठा हुआ भारी सांसें ले रहा था। मुझे लगता है कि अनुभव वास्तव में एक मजबूत चीज है, किसी भी कानून या मेरे दानव सम्राट काया का उपयोग किए बिना मैं उसके खिलाफ बहुत कमजोर हूं। मैं उस आदमी के खिलाफ भी नहीं जीत सकता जिसके पास मेरे जैसी ही साधना है, दक्ष ने सोचा जब उसने सम्राट को देखा जो अभी भी कुछ दूरी पर खड़ा था। 3 घंटे, मुझे 3 घंटे लग गए और फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं सका, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्यूई पहले ही खत्म हो गई। ये तो होना ही था, भले ही हमारी साधना प्रतिबंधित है लेकिन हमारे क्यूई भंडार पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिर भी जब तक तुम्हारी क्यूई खत्म नहीं हो जाती तब तक हार न जाना, ये बहुत प्रभावशाली है। सम्राट ने दक्ष की प्रशंसा की। अपनी बातों को बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, मेरे पास कोई क्यूज नहीं है, अब तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो। यह मेरी हार है, कम क्यूई रिजर्व होने का मतलब यह नहीं है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने बैठते ही अपने कपड़े झाड़ लिए। ओह सच में, क्या तुमने वास्तव में अपना सब कुछ दे दिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ तरकीबें छिपी हुई है, सम्राट ने दक्ष से कहा और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। यह भी सच था, दक्ष एक शुद्ध साधक के रूप में दूसरे साधक के खिलाफ इस लड़ाई में उतरना चाहता था। उसने अपने नियमों और कई अन्य क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। मैं भी तुम्हारे लिए यही कह सकता हूँ, तुम्हारी ताकत के सम्राट के लिए तुम्हारे पास कानून न होना असंभव है, तुम इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। ये कौशल की लड़ाई थी और मैं हार गया, बस ना ही, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सम्राट दक्ष की ओर चलते हुए धीरे से मुस्कुराए। जैसे ही वह दक्ष के पास पहुंचा उसने अपना हाथ दक्ष के सिर पर रख दिया और उसका सिर सहलाने लगा। तुमने ईमानदारी से मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है बेटा, मुझे खुशी है कि मिंगू को तुम्हारे जैसा पति मिला, तुम आज से उसके साथ रह सकते
सकते हो, उसने दक्ष से कहा। वह पीछे मुड़ा और दरवाजे की ओर चलने लगा। वह मुड़ते समय दरवाजे के ठीक सामने रुक गया। ठीक है, जाओ और आराम करो। आराम करने के बाद सिंहासन कक्ष में मुझसे मिलो, मेरे पास तुम्हारे लिए जीतने के लिए कुछ है, उसने दक्ष से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। ओह ठीक है, चूंकि तुम मियो के साथ रह सकती हो इसलिए तुम्हें रात में कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे दोबारा झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी, उसने अपना सिर हिला हुए कहा और पीछे स्तब्ध दक्ष को छोड़ दिया। वह आदमी, वह जानता था, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने महसूस किया कि लू जनवे को शायद पता था कि दक्ष रात में चुपके से बाहर निकलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अंतरिक्ष के नियम के बारे में भी अनुमान लगा लिया हो? आह, मैंने उसे कम आंका था, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। वह भी बाहर निकलने की ओर चलने लगा। वह सीधे मिंगी के कमरे में चला गया। जब वह गलियारे से गुजर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया, ओह ठीक है, अब वह मुझे स्वीकार करता है और वह यहाँ सम्राट है, उसके अधीन उच्च स्तरीय शिल्पकार अवश्य होंगे। अगर मैं उस आदमी से पूछूं तो वह मेरी आत्मा तलवार को एक मजबूत कलाकृति में बदलने में मदद कर सकता है, इसे पृथ्वी स्तर की तलवार या उससे भी अधिक उन्नत बनाना असंभव नहीं होगा, उसने अपनी आत्मा तलवार के बारे में सोचते हुए कहा। मुझे लगता है कि जब मैं शाम को उनसे मिलूंगा तो उनसे बात करूंगा, वह इतनी छोटी सी बात के लिए मना नहीं करेंगे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। उसी महल के एक कमरे में राजकुमार लवांग अपने बिस्तर पर बैठे हुए कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहे थे। मैं अभी उस आदमी से मिला हूं, मैं उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकता जिससे मिंग्यू मुझसे नफरत करने लगे। मैं केवल कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे वह कुछ ऐसा करे जो गलतफहमी पैदा करने के लिए पर्याप्त हो, उसने भौं सिकुड़ते हुए कहा। मिंगू मुझसे अपने भाई से प्यार करती थी और वह भी अपने पति से प्यार करती है। अगर मैं ऐसा करूं कि उन्हें लगे कि उसने मुझे मारने की कोशिश की है तो शायद ये काम कर जाए, उसने सोचा, लेकिन मैं ये कैसे करूं? वह अपने बिस्तर पर लेट गया और गहरी सोच में डूब गया। दक्ष मिंगू के कमरे में पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। मिंगू ने दरवाजा खोला और बाहर देखा तो पाया कि दक्ष उसके सामने खड़ा है। तुम वापस आ गई हो, मेरे जागने से पहले तुम क्यों चली गई? कम से कम जाने से पहले तुम मुझे सूचित तो कर सकती थी। मिंगू ने दक्ष को डांटा और वह वापस मुड़ी और बिस्तर पर चली गई। उसके बाल अभी भी गीले थे, मानो उसने अभी अभी स्नान किया हो। दक्ष कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मुझे खेद है, मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना पड़ा कि आपके पिता को पता ना चले। दुर्भाग्य से उन्हें पहले से ही पता है कि मैंने यहाँ रात बिताई है, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा जब वह मिंगू के पास पहुंची जो बिस्तर पर बैठी थी और टॉवर से अपने बाल सुखा रही थी। क्या ये सुनकर कि उसके पिता को पता है कि उन्होंने उनके एकमात्र आदेश का पालन नहीं किया है? वह चौंककर खड़ी हो गई। उसने क्या किया? क्या उसने तुम्हें डांटा? उसने चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव के साथ दक्ष से पूछा। चिंता मत करो, उसने कुछ नहीं किया, वास्तव में उसने मुझे अब से तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दी है, दक्ष ने कहा और उसने मिंगू को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूम लिया। मुझे शाम को उससे मिलना होगा लेकिन तब तक मैं खाली हूँ, इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा और मिंगू की आंखों में देखा तो मिंगू ने अनजान बनते हुए पूछा, छोटी मिस इतनी मासूमियत से पेश मत आओ, दक्ष ने कहा और अपना हाथ जो मिंगू की पीठ पर रखा था उसे नीचे लाकर उसके नितंब पर रख दिया जिस पर उसने थप्पड़ मारा। ओम दक्ष ने जब उसके नितंब पर थप्पड़ मारा तो उसके होठों से अनजाने में ही यह बात निकल गई, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो चलो काम पर लग जाए, दक्ष ने अपनी बात पूरी करते हुए उसके हाथ से तौलिया लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया इससे पहले कि वह एक बार फिर मिंगू को अपनी बाहों में भर लेता। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए बिस्तर पर गिर पड़े। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लवांग अपने कमरे से बाहर निकला और सिंहासन कक्ष की ओर चला गया जहां उसके पिता होने चाहिए थे। पिताजी, उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते ही लू जुनई का अभिवादन किया। कमरे में केवल सम्राट बैठे थे, कोई नौकर या पेहरे नहीं था। वानर, मैंने सुना है कि तुम सुबह वापस आ गए थे, तुम मुझसे मिलने अब क्यों आ रहे हो? सम्राट ने अपने बेटे से पूछा। मुझे खेद है पिताजी, मैं रात भर लगातार यात्रा करता रहा, जब मैं वापस आया तो मैं इतना थक गया था कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। इसके अलावा ये बहुत जल्दी थी, मुझे यकीन नहीं था कि आपने अपनी रात्रि साधना पूरी कर ली है या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बाद में मिलना बेहतर होगा। लवांग ने उत्तर दिया। क्या मैं गलत था पिताजी? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने थके हुए होगे, क्या अब तुम्हें आराम मिल गया है? सम्राट ने अपने बेटे से पूछा। हाँ पिताजी, मुझे थोड़ा सोना है, लू वांग ने उत्तर दिया। ये तो अच्छा है, तो तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या तुमने मेरा संदेश की आदि के सम्राट तक पहुंचाया? टन ने अपने बेटे से पूछा। हाँ पिताजी, मैंने इस भ्रम के लिए माफी मांगी और इसका कारण भी बताया। वे युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए, हो सकता है कि बाद में वे पुष्टि के लिए अपना दूत यहाँ भेजे, लुवांग ने अपने बेटे से कहा। यह बेहतर है, सम्राट ने बड़बड़ाया। हालांकि वह जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचकर और जो कुछ हुआ उसके लिए हमें दोषी ठहरा कर गलत था, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होता तो
तो मैं भी शायद वही करता। सम्राट जुनई ने आह भरते हुए कहा, सभी मंत्री कहाँ हैं पिताजी, मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? लू वांग ने कमरे में खालीपन महसूस करते हुए पूछा, मुझे यहाँ कोई नौकर भी नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? उसने पूछा। वह ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें एक दिन के लिए वापस भेज दिया था, मुझे किसी काम के लिए ये कमरा खाली चाहिए था। सम्राट ने उत्तर दिया, खैर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उन्होंने आगे कहा, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ पिताजी। लू वांग ने भी उत्तर दिया, किस बारे में पूछ रहे हो? सम्राट ने पूछा। उन्होंने कहा, पहले आप अपनी बात कह सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? पिताजी, मैंने सुना है कि यू की शादी हो गई है, क्या ये सच है? लू वांग ने पूछा। ये सही है, ये सच है। वह अपने पति के साथ वापस आए, जाहिर है वही उसके साथ था और उसकी मदद की। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। लू जुनई ने अपना सिर हिलाया, आपको उनसे मिलना चाहिए, वह वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वह कुछ हद तक मेरे जैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से मुझसे भी बेहतर है, उन्होंने दक्ष की तारीफ करते हुए कहा। लू वांग ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल अपना सिर झुका लिया। बेशक वह बेहतर हो जाएगा, वह ऐसा व्यक्ति है जिसने जाहिर तौर पर उस व्यक्ति के दोस्त को मार डाला जिसने मुझे जीवन दिया। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि वह व्यक्ति कितना मजबूत था। उसने सोचा, तो तुम्हें वह पसंद है? लू वांग ने अपने पिता से पूछा, क्या तुमने उसे स्वीकार कर लिया है? हाँ, मैंने उसे परिवार में स्वीकार कर लिया है। वह सब कुछ है जो मैं एक दामाद से चाह सकता था। सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया। लू वांग ने अपना सिर हिलाया। तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? उसके पिता ने भी कुछ बात कही थी, लेकिन उन्होंने लू वांग को पहले बोलने दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह महत्वपूर्ण था। लू वांग को आश्चर्य हुआ कि वह क्या हो सकता है। और ठीक है, यह मिंगू के बारे में भी है। वह वापस आए और मुझे उस समय के बारे में बताया जब वह लापता हो गई थी। उसने ये भी बताया कि क्या हुआ था। उसके अनुसार तुम्हें पेज ने मारा था। ये किस बारे में है? लू जुनई ने अपने बेटे से पूछा। लू वांग के हाथ एक पल के लिए कांप उठे, लेकिन मुट्ठी बंद होने पर वे कांपने बंद हो गए। दूसरी ओर उसका चेहरा उल्लेखनीय रूप से शांत बना रहा। वह लड़की, मुझे मत बताना कि उस दिन वह मेरा पीछा कर रही थी। इसका मतलब है कि मेरी हरकतों से उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या वह सही कह रही है? सम्राट ने अपने बेटे की चुप्पी पर बोहे चढ़ाते हुए पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने वास्तव में क्या कहा? वह वास्तव में कहाँ थी और उसने आपको क्या बताया? लू वांग ने पूछा। ठीक है। सम्राट ने मिंगू द्वारा बताई गई कहानी समझा शुरू की और उस अर्ध नकाबपोश व्यक्ति के बारे में भी बात की जिसने मिंगू को क्रिस्टल दिया था। वह आदमी मेरी बहन के साथ ये दुर्घटना उसी की वजह से हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे खुद नहीं पता था कि भाग्य का क्रिस्टल मिंगू को कहाँ ले जाएगा? कहानी सुनते ही लवान को आश्चर्य हुआ। जिस आदमी ने उसे पुनर्जीवित किया था वही मिंगू को क्रिस्टल देने के लिए भी जिम्मेदार था। इसके अलावा वह वही था जो चाहता था कि वह दक्ष को मारने के लिए कोई भी योजना अपनाए। ये थोड़ा बहुत सहयोग लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सब उसकी योजना का हिस्सा था और उसने ऐसा होने की उम्मीद में मिंगू को दक्ष के पास भेजा। लू वांग ने भी सोचा कि उसे पुनर्जीवित किया गया था ताकि उसे दक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अगर यह सच भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वह आदमी भी बहुत ताकतवर है। वह दक्ष को इसलिए नहीं मारता क्योंकि वह खुद को शामिल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसकी बात सुन सकता हूँ। इसके अलावा वह चीज मेरे शरीर के अंदर है। और उसके बाद वे यहाँ पहुंचे। सम्राट ने अंततः दक्ष को मिंगू की कहानी सुना दी। तो तुम क्या कहते हो? क्या वह सच कह रही है या तुम सच कह रहे हो? उसने अपने बेटे से पूछा। लू वांग ने एक घुटने पर बैठने से पहले 2 कदम आगे बढ़ाए। लू जनवे ने आंखें मूंद ली जब उसने अपने बेटे की प्रतिक्रिया देखी। वह क्या कर रहा था? मैं माफी चाहता हूँ पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला था। मिंगू सही है, ये पिजन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। लू जुनई ने अपना सिर नीचे रखते हुए अपने पिता को सच्चाई बताई। मिंगू ने शायद ये देखा होगा, वैसे भी उन्होंने सोचा कि मैं मर चुका हूँ और मुझे एक गड्ढे में फेंक दिया। सौभाग्य से एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरी मदद की। मैं लंबे समय तक कोमा में था और हाल ही में होश में आया हूँ। उसके बाद मैं यहीं वापस आ गया। उन्होंने आगे कहा। सम्राट क्रोधित होकर खड़ा हुआ और अपने सिंहासन की कुर्सी पर जोर से थपथपा। ट्रिसिन के वे कमीने, वे हमारे सामने हमारे दोस्त बनकर पेश आते हैं जबकि वे हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे को मारने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। वह गुस्से में दहाड़ उठा। सौभाग्यवश उसके बेटे के अलावा उसे चिल्लाते हुए देखने वाला कोई नहीं था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा। बिल्कुल इसी कारण से मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ और एक और युद्ध छेड़ दो। जब मैं वापस आया तो इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद हमारे साम्राज्य की हालत पहले से ही काफी खराब थी। हम एक और युद्ध लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने झूठ बोला और सच छुपाया। युवा राजकुमार ने अपना सिर नीचे रखते हुए उत्तर दिया। सम्राट ने अपने बेटे को अजीब नजरों से देखा। ये बच्चा इतना कुछ होने के बाद भी बदला लेने और गुस्सा करने की बजाय अभी भी अपने साम्राज्य के बारे में सोच रहा था। वह अपने बेटे पर ऐसे कैसे गुस्सा हो सकता है? वह नीचे देखते हुए आह भरने
से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे वापसी के बारे में बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि मिंग्यू मुझसे झूठ बोल रही है जबकि वह सही थी। अपनी बेटी पर शक करना कितना शर्मनाक है। सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मुझे अब उससे माफी मांगनी चाहिए। खड़े हो जाओ, तुम्हारे दिल में सबसे अच्छे इरादे थे, इसके लिए नीचे मत देखो। भले ही तुमने मुझसे झूठ बोलकर गलती की हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ, सम्राट ने अपने बेटे से कहा और वह उसकी ओर बढ़ा। तुम अभी भी जवान हो, बेशक तुम चिंतित हो, कठोर होने के लिए मुझे खेद है। हम दक्ष मिंगू को चूम रहा था और उसका हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहा था। इंतजार। मिंगू ने अपने होंठ मुक्त करते हुए दक्ष से कहा। क्या? दक्ष ने उसकी गहरी खूबसूरत आंखों में देखते हुए उससे पूछा। हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, उसने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ कहा। क्यों नहीं? दक्ष ने कहा। उसका हाथ अभी भी उसके अल्पविराम पर टिका हुआ था। क्योंकि मुझे जाना है, माँ बीमार है, मुझे आज उनके साथ जा है। क्या तुम रात तक इंतजार कर सकते हो? उसने आंखों में एक प्यारी सी झलक के साथ पूछा। दक्ष को नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे लगा कि मिंगू अब घर वापस आने के बाद ज्यादा प्यारी लग रही है। वह पहले थोड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, लेकिन अब जब वह घर आ गई है तो वह एक बच्ची की तरह लग रही थी, क्योंकि वह उसे सीधे बताने के बजाय उससे अनुमति मांग रही थी। दक्ष ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन लिया और फिर एक तरफ लुढ़क गया, जिससे वह मुक्त हो गई। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, उसने छत की ओर देखते हुए कहा। मिंगू उठकर बैठ गई और अपना हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसने पूछा। क्या तुम नाराज हो? मुझे माफ कर दो। नहीं, चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि जब तुम यहाँ नहीं होगे तो मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी, भले ही यह कुछ घंटों के लिए ही क्यों ना हो। दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तुम्हें मेरी इतनी भी याद नहीं आएगी, मिंगू ने कहा और उसने दक्ष के होठों को चूमा, मानो उसे धन्यवाद दे रही हो। इस बार चुंबन लंबे समय तक चला, मानो वह उसके होठों को आजाद नहीं करना चाहती थी। लगभग 5 मिनट के लंबे चुंबन के बाद उसने आखिरकार उसके होठों को आजाद कर दिया। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी भारी लग रही थी और उसकी आह अभी भी धुंधली थी, क्योंकि वे दक्ष की सुनहरी आंखों में देख रही थी। बिस्तर से उतरने से पहले उसने उससे कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं रात का इंतजार नहीं कर सकती, उसने कहा और फिर दरवाजे से बाहर भाग गई और दक्ष को पीछे छोड़ दिया। कमरे में फंसे हुए दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें अपनी बाहों से ढक लिया। मुझे जी किंग और अन्य लोगों की भी याद आती है। जब से मैंने उन्हें आखिरी बार देखा है तब से बहुत समय बीत चुका है। क्या मुझे उन्हें यहाँ लाना चाहिए? लेकिन मिंगू के पिता को मेरी अन्य पत्नियों के बारे में नहीं पता है। अगर उन्हें पता चल गया तो वे सचमुच मुझे मार सकते हैं। मैंने उनके बारे में जो भी धारणाएं बनाई है वे तुरंत नष्ट हो जाएंगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह अपनी अन्य महिलाओं से कैसे मिल पाएगा। उसे नहीं पता था कि समटा को पता चलेगा या नहीं। वह आदमी दक्ष के अपने कमरे से अनुपस्थित होने के बारे में जान सकता था। ये भी संभव था कि अगर दक्ष अपनी दूसरी महिलाओं को बाहर ले आए तो वह आदमी जान सकता था, और यही एक समस्या थी। एक पिता को पता था कि उसकी बेटी के पति, जिसकी उसने हाल ही में प्रशंसा की थी कि 5 से अधिक पत्नियां थी, वह जानता था कि यह ठीक नहीं होगा। अरे, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी गुस्सा हो जाता। अगर मेरी बेटी के पति की और पत्नियां होती तो मैं शायद उसकी टांगे तोड़ देता, और ऐसा तब है जब इस दुनिया में यह सामान्य बात है। मुझे लगता है कि पिता एक जैसे ही होते हैं, चाहे दुनिया कोई भी हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जल्दी ही महल से बाहर जाना होगा और उन्हें वहां लाकर स्थिति के बारे में बताना होगा। मैं साम्राज्य नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे यहाँ भाग्य के नियम को समझना है, इसलिए मेरे पास महीनों का समय नहीं रह जाएगा। मैं उन्हें अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। पिता और माँ भी चिंतित होंगे, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मैं कल शहर देखने के बहाने बाहर जाऊंगा, वे मुझे नहीं रोकेंगे, फिर मैं ये कर सकता हूँ। एकमात्र समस्या ये होगी कि अगर वे मेरे साथ एक गार्ड भेजने की कोशिश करेंगे, मुझे उससे छुटकारा पाना होगा या फिर उसे कहीं खो देना होगा। उसने निर्णय लिया। दक्ष पूरे दोपहर अपने कमरे में रहा और अपना समय साधना में बिताया, क्योंकि उसके पास इस समय करने के लिए और कुछ नहीं था। उसने शाम को सम्राट से मिलने की योजना बनाई थी, तब तक वह साधना करता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिन का उजाला धुंधला होने लगा, जो शाम के आगमन का संकेत था। दक्ष बिस्तर पर बैठा था और उसने तभी अपनी आंखें खोली जब उसे एहसास हुआ कि अब चलने का समय आ गया है। वह बिस्तर के किनारे की ओर बढ़ा और बिस्तर पर बिछे मखमली चादर को सरका दिया, पैरों को जमीन पर टिका कर उसने अपने कपड़े ठीक से व्यवस्थित किए। उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, जो छूने पर ठंडा लग रहा था, और उसे धीरे से खोलकर लंबे गलियारे में कदम रखा। वह लंबे गलियारे से होते हुए सिंहासन कक्ष में पहुंचा, जिसे वह पहले ही देख चुका था। ये सुंदर और आलीशान हॉल था, जहां वह मिंग्यू के साथ पहली बार के सम्राट से मिला था। जब वह सिंहासन कक्ष की ओर जा रहा था तो उसकी नजर कई पहरेदार पर पड़ी, जो अपने धारदार हथियार पकड़े हुए थे। राजकुमार पत्नी को नमस्कार। सभी पहरेदार ने दक्ष का सम्मान पूर्वक स्वागत किया, क्योंकि वह मिंगू का पति था। दक्ष
दक्ष को इस विशाल शाही महल में आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और पहरेदार को उसके बारे में पहले ही पता चल चुका था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने पहले कभी दक्ष को नहीं देखा था उन्हें भी उसका अच्छी तरह से तैयार किया गया चित्र दिखाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दक्ष के लिए कोई परेशानी पैदा ना करें। दक्ष चलते हुए गार्डों के अभिवादन का जवाब देने के लिए अपना सिर हिलाता रहा। काफी दूर तक चलने के बाद वह अंततः सिंहासन कक्ष तक पहुंच गया। क्या सम्राट अंदर है? उसने बाहर खड़े पहरेदार से पूछा। हाँ, गार्डों ने संक्षिप्त और सीधे तरीके से जवाब दिया। दक्ष आगे बढ़ा और अंदर कदम रखते ही दरवाजा खोल दिया। वह सिंहासन कक्ष के मध्य में चला गया और अपना सिर हल्के से झुकाया। ससुर जी, आपने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। वह ये भी देख सकता था कि आज सिंहासन कक्ष लगभग खाली था। सम्राट और उसके अलावा वहां कोई नहीं था। सम्राट ने लवान के साथ बातचीत पूरी कर ली थी और उसे वापस भेज दिया था, इसलिए जब दक्ष आया तो वह अकेला ही यहाँ था। ये सही है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था और मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है ना? सम्राट ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। आह, मुझे इनाम देने के लिए? दक्ष ने पूछा। उसे याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि अगर वह सफल रहा तो उसे कुछ विशेष इनाम दिया जाएगा। मैंने तुम्हें पुरस्कृत करने और औपचारिक रूप से परिवार में स्वीकार करने के लिए यहाँ बुलाया है। अब तुम हमारा हिस्सा हो तो क्या तुम पुरस्कार देखने के लिए उत्साहित हो? सम्राट ने पूछा और दक्ष के चेहरे पर एक शांत भाव देखा। हालांकि सम्राट उत्साहित लग रहा था, लेकिन दक्ष एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत पहले ही खजाने की प्यास खोज चुका था। उसे खजाने प्राप्त करना अच्छा लगता था, लेकिन इससे उसे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह और क्या मांग सकता था? उसके पास एक फीनिक्स ब्लड रोब था जो कम से कम पहले से ही एक स्वर्गीय ग्रेड रक्षात्मक कलाकृति थी। इसके अलावा उसके पास संत राजा तलवार थी जो उसके साथ मजबूत होती जा रही थी। इतना ही नहीं, उसके पास समय की तलवार भी थी जो सचमुच दुनिया की सबसे शक्तिशाली कलाकृति थी और जिसमें अद्वितीय शक्ति थी। उसे यकीन था कि उस हथियार में और भी बहुत कुछ था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी पूरी ताकत कैसे इस्तेमाल की जाए। वह इस समय इसे सिर्फ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक गॉड ग्रेड हथियार नहीं था। जहां तक अन्य खजानों की बात है तो उसके पास और भी बहुत सारे खजाने थे जिनका उसने इस्तेमाल भी नहीं किया। उन खजानों में से एक अजीबोगरीब दस्ताने थे जो उसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से मिले थे। अभी तक उसे उनके बारे में कुछ खास नहीं मिला है। इतना कुछ झेलने के बाद अब वह इतना भोला नहीं रह गया था कि खजाने को देखकर खुश हो जाए। इस यात्रा में उसने बहुत कुछ देखा था। सम्राट ने भ्रमित होकर आंखें मूंद ली। मिंग से जो कुछ उसने सुना था उसके अनुसार दक्ष एक पिछड़े राज्य से था जहाँ सबसे शक्तिशाली साधक केवल पृथ्वी क्षेत्र का साधक था। ये सौभाग्य की बात थी कि वह इतना बड़ा हो पाया, लेकिन फिर भी क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक उसे इनाम दे रहा है? ऐसा क्यों लगा कि यह वह था जिसने दक्ष को खजाना देने का एहसान किया था, ना कि दक्ष ने इसे प्राप्त करने का? आप कम से कम मुझ पर मुस्कुराहट तो दिखा सकते हैं। सम्राट स्वयं को टिप्पणी करने से रोक नहीं सके। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं किसी विचार में खोया हुआ था। मैं अपने खजाने को देखने के लिए उत्साहित हूँ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बदमाश, तुम्हें मुझे झूठी मुस्कान दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सम्राट ने दक्ष से पूछा और उसने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह असली मुस्कान नहीं थी। खैर, मैं तुम्हें खजाना तो दे ही दूंगा, लेकिन इसमें एक अनोखी बात है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना दाहिना हाथ सिंहासन की कठोर आर्मरेस्ट से धीरे से उठाया और उसे दक्ष की ओर धीरे से हिलाया। जैसे ही उसने दक्ष की ओर हाथ हिलाया, उसके सामने दो खूबसूरत बक्से प्रकट हो गए। इनमें से एक बक्सा ऐसा लग रहा था जैसे वह शुद्ध सोने से बना हो, जबकि दूसरा बक्सा ऐसा लग रहा था जैसे वह शुद्ध चांदी से बना हो। ये दोनों बक्से एक जैसे आकार के थे और दक्ष के घुटनों तक आते थे। क्या ये दोनों मेरे लिए हैं? कौन सा खजाना? दक्ष ने भूख सिकुड़ागड़े चले आ रहे हैं और केवल लड़कों को ही दिए जाते हैं। चूंकि मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे दोनों ही विरासत में मिले, उन्होंने आगे कहा और जमीन पर पड़े दोनों बक्सों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं ये दोनों खजाने अपने इकलौते बेटे को नहीं दूंगा। मैंने तय कर लिया था कि मेरा दामाद भी मेरे बेटे जैसा होगा, इसलिए इनमें से एक वान को मिलेगा जबकि दूसरा मेरे दामाद के लिए। मैं बक्सों को बाहर लाने से पहले मिंगू की शादी का इंतजार कर रहा था। उसने दक्ष से आगे कहा जो सोच रहा था कि उसका कौन सा बक्सा उसके लिए है। इनमें से कौन सा आपके बेटे के लिए है? सोने वाला, उसने सम्राट से पूछा। सोने वाला ज्यादा आलीशान लग रहा था, इसलिए संभावना थी कि यह उसके असली बेटे के लिए था। इसका उत्तर आपको तय करना है। फिलहाल इनमें से कोई भी बक्सा आप में से किसी का नहीं है। मैं आपको इसे चुनने का पहला मौका दे रहा हूं ताकि यह आपके लिए उचित हो, लेकिन आप नहीं देख सकते कि उनके अंदर क्या है। ये केवल आपकी किस्मत और नियति हो सकती है कि आपको क्या मिलता है। सम्राट ने दक्ष से शांति से कहा। दिलचस्प है, तो मुझे चुनने का मौका मिला, लेकिन ये सिर्फ एक यादृच्छिक अनुमान है, बिना ये देखे कि अंदर क्या है। पहले चुनने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चुन रहा हूँ। दक्ष
दक्ष ने बक्सों के पास जाते हुए सोचा। वह पहले सुनहरे बक्से के सामने रुका और फिर सम्राट की ओर देखा। क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ या छू सकता हूँ? तुम कर सकते हो। सम्राट ने सिर हिलाया और दक्ष को बक्से को छूने की अनुमति दे दी। साथ ही यह भी पूछा कि क्या बक्से को छूने का कोई फायदा भी है? बक्सों का कोई महत्व नहीं था, महत्वपूर्ण ये था कि बक्से के अंदर क्या था। दक्ष ने गोल्डन बॉक्स को छुआ और उसकी चिकनी बनावट को महसूस किया। उसकी उंगलियां धीरे से उसके सामने पड़े बॉक्स पर चली गई। बॉक्स को छूना तो बस एक बहाना था, उसका मुख्य उद्देश्य बॉक्स के जितना करीब हो सके उतना करीब जाना था ताकि वह अपनी दिव्य इंद्रियों को बेहतर रेंज दे सके। वह उत्सुक था कि क्या वह बॉक्स के अंदर देख सकता है। यह एक विफलता थी, उसकी दिव्य इंद्रिय बॉक्स को भेदने में विफल रही। आखिर वह किस चीज से बना था कि उसकी दिव्य इंद्रिय भी अंदर नहीं देख सकी। असफल होने पर उसे एहसास हुआ कि चांदी के बक्से पर भी इसे आजमाना बेकार होगा क्योंकि उसमें भी वही विशेषताएं हो सकती है। लेकिन फिर भी उसने इसे आजमाया। उसने अपना हाथ सोने के बक्से से हटा लिया और चांदी के बक्से की ओर बढ़ा और वही कोशिश की। हालांकि उसकी दिव्य इंद्र एक बार फिर बॉक्स के अंदर देखने में विफल रही। फिर भी वह अंतर खोजने में सक्षम था। ये बॉक्स दूर से दूसरे बॉक्स की तरह चिकना लग रहा था, लेकिन उसकी उंगली ने इसे छुआ। उसने महसूस किया कि यह असामान्य रूप से खुरदरा था, इतना कि यह कुछ अजीब लग रहा था। क्या तुमने फैसला कर लिया है? सम्राट ने दक्ष को कुछ समय देने के बाद उससे पूछा। ये कठिन है, लेकिन हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो तुमने क्या निर्णय लिया? सम्राट ने लांग चेन से पूछा, ये सोचकर कि उसने क्या निर्णय लिया है। मैं इस चुनता हूँ, दक्ष ने शांति से कहा और दो बक्सों में से एक की ओर इशारा किया। चांदी वाला? सम्राट ने भौं से कोड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुम सच में सोने वाला नहीं लेना चाहते? ये बेहतर और ज्यादा प्रीमियम लगता है। जैसा कि तुमने कहा, बॉक्स प्रीमियम दिखता है, लेकिन मैं बॉक्स नहीं ले रहा हूँ। मैं अंदर छिपे खजाने को चुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी किताब का मूल्यांकन उसके कब से नहीं करता, दक्ष ने जवाब दिया और उसने चांदी के बॉक्स को देखा। उन्होंने अपरत चांदी के बक्से को लेने का निर्णय लिया था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि सोने का बक्सा अधिक शानदार लग रहा था। ठीक है, चांदी का डिब्बा तुम्हारा है, सम्राट ने फिर से हाथ हिलाते हुए कहा। सोने का डिब्बा निराश करने वाला था और केवल चांदी का डिब्बा ही वहां रह गया। क्या मैं इसे अभी खोल सकता हूं? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसे अभी खोल सकता है, क्योंकि यह बक्सा उसका है। बेशक ये तुम्हारा है, इसे खोलो, सम्राट ने कहा और सीधे बैठ गया। खजाने को देखने के बाद दक्ष की प्रतिक्रिया के लिए उत्साहित था। उस आदमी ने खजाने के बारे में सुनकर जैसी प्रतिक्रिया की थी वैसी उसने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन जब दक्ष ने वास्तव में इसे देखा तो यह अलग होगा, उसने सोचा। दक्ष बॉक्स के करीब गया और उसे धीरे से खोला। बॉक्स थोड़ा भारी लग रहा था, अपनी सारी ताकत के बावजूद भी उसे इसे खोलने में मुश्किल हो रही थी। इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ा, लेकिन वह बक्सा खोलने में सफल रहा, जिसे खोलना कठिन था। सम्राट ने प्रशंसा में सिर हिलाया क्योंकि उसने देखा कि दक्ष ने इतनी जल्दी बॉक्स खोल दिया। उसने सोचा था कि बॉक्स कैसा था, इसे देखते हुए दक्ष को ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उसने लू जुनई के अनुमान से कम समय लिया। जैसे ही दक्ष ने बॉक्स खोला, उसने अंदर एक काला कपड़ा देखा जो ठीक से मोड़ा हुआ था। वह क्या था? वह हैरान था। उसने सोचा था कि यह कोई हथियार या कुछ और होगा, लेकिन ये कपड़े का एक टुकड़ा था। क्या लू जुन उससे मजाक कर रहा था? उसने अपना हाथ बक्से के अंदर डाला और कपड़े को बाहर निकाला। अंततः उसे कपड़े का अच्छा दृश्य देखने को मिला। यह एक रोब था, उसे एक रोब दिया गया था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह केवल एक गोल्ड ग्रेड कलाकृति थी। क्या बकवास है? यह आदमी उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। विरासत में क्या खजाना मिला? यह एक सोने की ग्रेड की पोशाक थी। उसका फीनिक्स ब्लड रोब बहुत ऊंचे स्तर का था और स्वर्ग ग्रेड की पोशाक थी। यह उसे पहले बहुत बेकार लग रहा था। ये क्या है? उसने सम्राट से पूछने का निश्चय किया। ये वह विरासत है जिसे तुमने चुना है, सम्राट ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। क्या आप कुछ मजेदार जानना चाहते हैं? सुनहरे बक्से में एक अर्धसंत श्रेणी की कलाकृति थी, मानो दक्ष को और अधिक जलाने के लिए सम्राट ने उसे दूसरे बॉक्स के बारे में बताया और यह काम कर गया। दक्ष का चेहरा निराशा में तमतमा उठा। दूसरे बॉक्स में हाफ सेंट ग्रेड आउटफिट था। क्या वह वाकई इतना बदकिस्मत था? उसने हाफ सेंट आउटफायर, तो अब तुम्हें सोने का बक्सा ना चुनने का अफसोस है, सम्राट ने दक्ष से पूछा और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। दक्ष के हाव भाव से उसे यह पता चल गया कि उस आदमी को थोड़ा अफसोस जरूर हुआ। इसका मतलब है कि उसे खजाने की परवाह थी। इससे सम्राट लू जुनई को थोड़ी संतुष्टि मिली, जो लगातार सोच रहा था कि दक्ष को खजाने की परवाह क्यों नहीं थी। अंततः उसे लगा कि दक्ष सामान्य है। अफसोस? दक्ष ने सम्राट से पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह जो महसूस कर रहा था वह वास्तव में पछतावा था। वह गहरी सोच में पड़ गया। क्या वह सचमुच किसी खजाने को लेकर पछता रहा था? बहुत गहराई से सोचने के बाद उसे अंततः एहसास हुआ कि यह कुछ अलग था। वह जो महसूस कर रहा था वह पछतावा नहीं था, बल्कि कुछ और था। यह अफसोस की बात नहीं है, बल्कि थोड़ी निराशा की बात है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, उसने जवाब दिया। वैसे ये लबादा क्या है आपकी विरासत में?
मिला लबादा गोल्ड ग्रेड का क्यों है, क्या ये बहुत कम ग्रेड का नहीं है, क्या ऐसा है? सम्राट ने अपनी थोड़ी को रड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। जो भी हो, मुझे किसी भी हालत में खजाने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने कहा और उसने लबादे को अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर रख दिया। हाँ, चिंता मत करो, ये लबादा थोड़ा कम दर्जे का खजाना हो सकता है, लेकिन ये खास है। इसका स्तर यह परिभाषित नहीं कर सकता कि यह कितना खास है, सम्राट ने जवाब दिया। क्योंकि उसने दक्ष के चेहरे पर लापरवाही भरी नजर देखी, उसने मान लिया था कि दक्ष सिर्फ ताकतवर होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पछतावा हो रहा था। इसलिए उसने लड़के को और परेशान करने की कोशिश नहीं की। यह विशेष है, इसमें क्या विशेष है? दक्ष ने सम्राट से झन में पूछा। यह एक ऐसा वस्त्र है जिसे सर्वोच्च क्षमता वाला वस्त्र कहा जाता है। तुम जानते हो कि एक साधक की क्षमता उसके जन्म के समय कैसे निर्धारित होती है ना? वे अपनी साधना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब उनकी क्षमता पर भी निर्भर करता है, सम्राट ने दक्ष से कहा। यह वह वस्त्र है जो साधक को अपनी क्षमता को शिखर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इसके ग्रेड को मत देखो, इसके मूल में इसका उपयोग बहुत विशेष है। ऐसे बहुत कम खजाने हैं जो क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उन्होंने दक्ष के हाथ को देखते हुए कहा। तुम सही थे, ये लबादा तुम्हारे लिए बेकार है। सम्राट का स्पष्टीकरण सुनने के बाद दक्ष के पास जूम की आवाज सुनाई दी। मुझे पता है, मेरे वंश के साथ मेरी क्षमता पहले से ही अपने चरम पर है। ये लबादा मेरे लिए जितना बेकार हो सकता है उतना बेकार है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? सम्राट ने दक्ष के निराश भाव को देखकर उससे पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैं ससुर को इस तरह के शानदार इनाम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, दक्ष ने सम्मान पूर्वक अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सम्राट को ये बात कुछ संदिग्ध लगी, फिर भी उसने सिर हिला दिया। जब दक्ष निराश हुआ तो अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठी। और ठीक है, ये क्षमता बढ़ा सकता है, वह अचानक बोला। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? सम्राट के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी जब उसने दक्ष के चेहरे पर अब आश्चर्य देखा। तुम समझ गए कि मैंने क्या कहा? तुम कभी कभी धीमे हो जाते हो, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने सोचा कि दक्ष को सम्राट की बात समझ में नहीं आई थी और अब उसे संभावित वृद्धि का महत्व समझ में आया। दूसरी ओर दक्ष के विचार अलग थे। वह चोगा अभी भी उसके लिए व्यक्तिगत रूप से बेकार था, लेकिन यह मिंग्यू और अन्य लोगों के लिए बेकार नहीं है। अगर मैं इसे उनमें से किसी एक को देता हूं तो वे इसे दूसरों को देने से पहले इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। यह उपयोगी है, मैं इसके बारे में पहले ना सोचने में बहुत धीमा हूं, उसने सोचा। इस अद्भुत उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत उपयोगी है, दक्ष ने उत्तर दिया। सम्राट ने सिर हिलाया। हाँ, एक और बात, हम विरासत में मिली इन चीजों को सिर्फ बेटों को ही देते हैं। इसकी एक वजह यह है कि लड़कियों पर ये लागू नहीं होता, इसलिए इसे ध्यान में रखना, उन्होंने दक्ष को चौंकाते हुए कहा। दक्ष ने सम्राट की ओर देखा और सोचा कि क्या इस समय उसे शाप देना सही है। उसने उसे विरासत में एक वस्तु दी, यह न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बेकार थी। आदमी, इसके पास वास्तव में एक ऐसी वस्तु है जो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, उसने सोचा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ठीक है, मेरे पिता, वह और दादाजी अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम ये वास्तव में बेकार तो नहीं है, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसे इसका इस्तेमाल करने का तरीका मिल गया था। और एक और बात, सम्राट ने कहा, यह तभी तक प्रभावी है जब तक आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक ना हो, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करें, इससे पहले कि यह आपके लिए बेकार हो जाए। ये शब्द सुनकर दक्ष का चेहरा तमतमा गया, उसे लगा जैसे लुजुन जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आखिर क्या था ये सब? जो भी काम वह सोच सकता था उसे इस आदमी ने नकार दिया। वह सचमुच मेरी खुशी का दुश्मन है ना? उसने वो सिकुड़ागाने दक्ष ने सिर हिलाया। भले ही वह एक बेकार वस्तु थी, फिर भी वह एक उपहार थी। वह एक बेकार चीज पाने के लिए क्रोधित नहीं हो सकता था, क्योंकि यह मुफ्त थी और सम्राट के अच्छे इरादों को दर्शाती थी। वह सही बॉक्स न चुन पाने के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। इसके लिए लू जुनई को नहीं बल्कि उसकी किस्मत को दोषी ठहराया जाना चाहिए था। यद्यपि इनाम बेकार था, फिर भी वह सम्राट से सहायता ले सकता था, जो यहाँ सर्वोच्च अधिकारी था। उसने सम्राट के गरिमा में चेहरे को देखते हुए कहा, ओह ससुर जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। जरूर, क्या बात है? लू जुनई ने शांति से पूछा। दक्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाया जिसमें एक आधी नष्ट हो चुकी तलवार दिखाई दी। यह मेरी आत्मा तलवार है, ये किसी के साथ लड़ाई में नष्ट हो गई थी। मैं सोच रहा था कि क्या आप इस साम्राज्य के किसी कारीगर से तलवार को ठीक करने और इसे मजबूत बनाने के लिए कह सकते हैं, क्या ये संभव है? दक्ष ने पूछा। मैं इसके लिए आपको जो भी कीमत चुकानी होगी वह चुकाने को तैयार हूँ। भुगतान के बारे में बात मत करो, अब तुम परिवार के सदस्य हो। अगर मैं तुमसे इतनी छोटी सी चीज के लिए भुगतान करने के लिए कहूँ तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी। सम्राट ने दक्ष से पूछा। खैर, मुझे तलवार दे दो, मैं हमारे साम्राज्य के सबसे अच्छे कारीगर से तलवार में सुधार करने के लिए कहूंगा। यह एक दिन के भीतर हो जाना चाहिए, उसने कहा और उसने हल्के से दक्ष की ओर अपना हाथ बढ़ाया। दक्ष आगे बढ़ा और उसने तलवार सम्राट लुजुवे के हाथ में रख दी, जिन्होंने उसे अपनी भंडारण अंगूठी के अंदर रख लिया। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? सम्राट ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने अपना सिर नीचे किया और कुछ सोचने लगा। उसे पता था कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, लेकिन अभी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह अपनी थोड़ी को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका और यह याद करने की कोशिश करने लगा कि वह क्या था। वह ठीक है, जाने के बारे में उसने सोचा, क्योंकि उसे याद आया कि वह क्या था। उसने अपना सिर उठाकर सम्राट की ओर देखा, जो उसके चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से देख रहा था। ससुर जी, मैं कल थोड़ी देर के लिए शहर देखने के लिए बाहर
जाना चाहता था। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं रॉयल पैलेस जाने की इतनी जल्दी में था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब जब ये कहीं शांतिपूर्ण है तो मैं शहर देखना चाहता हूँ, क्या मैं कल थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? उसने पूछा। बेशक इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपको अपने साथ किसी को ले जाना चाहिए। आप यहाँ नए हैं और आपको जगहों के बारे में पता नहीं है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको घुमाए। सम्राट ने सिर हिलाया और अपनी थोड़ी को रगड़ा जिस पर दाढ़ी नहीं थी और भेजने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लू वान को अपने साथ ले जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लू वान को ले लो, सम्राट ने अपने बेटे का नाम सुझाया जो दक्ष के साथ जाने वाला था। मुझे पता था कि वह मेरे साथ किसी को भेजेगा, लेकिन उस आदमी को क्यों भेजा दक्ष को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लू वान से कोई अच्छी भावना नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई ऐसा हिस्सा था जो उस लड़के को पसंद नहीं करता था। इसके अलावा लू वांग इस साम्राज्य का राजकुमार था, वह एक सामान्य रक्षक से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्यादा साधन संपन्न था। उसे खोकर अकेले समय बिताना मुश्किल था। ठीक है ससुर जी, मेरे दिमाग में कोई खास जगह नहीं है, मैं बस शहर में घूमना चाहता हूँ। जब मैं अकेला रहूंगा तो यह और भी मजेदार होगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और धीरे से सुझाव को नकारने की कोशिश की। बकवास चूंकि तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें अच्छा समय बिताना चाहिए और हमारे शहर के बेहतरीन स्थानों को देखना चाहिए। सम्राट ने दक्ष को मना कर दिया। उन्होंने अपना तर्क समझाते हुए कहा, आप अकेले समय बर्बाद करेंगे, इसके अलावा अगर आप लू वान के साथ जाते हैं तो आप भी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, यह एक बढ़िया परिणाम है। कोई परंतु नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ जाना होगा, अगर तुम उसके साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, यह अंतिम है। और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा। सम्राट ने दक्ष को चेतावनी दी, उसका निर्णय अंतिम था। दक्ष कुछ नहीं कर सका सिवाय आह भरते हुए उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। दक्ष ने अनिच्छा से सहमति जताई। हालांकि उस लड़के को खोना मुश्किल था, लेकिन यह असंभव नहीं था, यह मेरे अच्छे दामाद की तरह है। सम्राट ने जोर से हंसते हुए सिर हिलाया। अब तुम वापस जा सकते हो, मैं लवान से कहूंगा कि वह सुबह तुम्हें तुम्हारे कमरे से ले आए। दक्ष पीछे मुड़ा और हॉल से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। क्या गड़बड़ है? बुरे आदमी को बस अपने बेटे को चुनना था, उसने निराशा में कहा। वह जल्दी ही अपने कमरे में पहुंच गया। मिंगू अभी तक वापस नहीं आया था। दक्ष रेशमी बिस्तर पर चढ़ गया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, अपने पैरों को मोड़ लिया और साधना शुरू कर दी। वह एक स्वर्गलोक साधक था, लेकिन उसे अभी भी अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी। हर पल महत्वपूर्ण था। मैं उसे ले जाऊंगा। दिलचस्प है, क्या ये वह अवसर है जिसकी मुझे तलाश थी? लू वांग अपने कमरे में बैठे हुए खुद से बात कर रहा था। वह अभी अभी अपने पिता से दोबारा मिलकर लौटा था, जहां उसे बताया गया था कि उसे शहर की यात्रा पर दक्ष के साथ चलना होगा। वह कुछ हद तक खुश था कि वह दक्ष के साथ रहने वाला था, क्योंकि इससे उसे कार्रवाई करने के अधिक अवसर मिलेंगे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष के कमरे का दरवाजा खुला, जिसे दक्ष ने यह सुनिश्चित करने के लिए खुला छोड़ दिया था कि जब मिंगू वापस आए तो वह अंदर आ सके, क्योंकि वह जानता था कि वह साधना में व्यस्त होने वाला था। एक व्यक्ति धीमे कदमों से घर के अंदर आया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैं उसके पास आने के लिए जल्दी वापस आ गई और वह पहले से ही साधना में खो गया था, मिंगू ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने दक्ष को साधना करते देखा, मुझे कहना होगा वह बिना हिले दुले भी बहुत सुंदर दिखता है। उसकी प्यार भरी निगाहें दक्ष पर टिकी थी, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह उसकी ओर चलने लगी और बिस्तर पर बैठ गई। वह भी उसके साथ साधना करने लगी। सुबह होते ही रात बीत गई। दक्ष और मिंगू दोनों ने रात भर साधना की, लेकिन अब उन्हें परेशानी हुई। लगातार दस्तक सुनकर दक्ष ने अपनी आंखें खोली। मिंगू ने भी वैसा ही किया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा भाई ही होगा, मैं आज उसके साथ शहर घूमने जा रहा हूँ, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। दक्ष ने बिस्तर से उठते हुए मिंगू से कहा, तुम बाहर जा रहे हो, क्या मुझे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए? मिंगू ने दक्ष से पूछा। अगर तुम चाहो तो, लेकिन मुझे लगा कि तुम अपनी माँ के साथ जाओगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसके साथ जाना होगा, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मिंगू ने बुदबुदाते हुए कहा। उससे याद आया कि उसे अपनी माँ के साथ रहना है। सब ठीक है, जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो हम दोनों साथ में जा सकते हैं। दक्ष ने मिंगू से कहा, ये देखकर कि वह उसके साथ आना चाहती थी और साथ ही अपनी माँ के साथ रहना भी चाहती थी। मिंगू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दक्ष के शब्दों से उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ। वह एक बच्चे की तरह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। यह मेरी अच्छी लड़की की तरह है, दक्ष ने कहा और वापस उसके पास चला गया। ने उसके होठों पर एक चुंबन दिया और फिर वह दरवाजे की ओर चला गया, जिस पर कोई लगातार दस्तक दे रहा था। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि लू वांग बाहर खड़ा था। तुम खोलने में बहुत समय लेते हो, लू वांग ने दक्ष से कहा। हाँ, मैं थोड़ा व्यस्त था, लेकिन मैंने पहली दस्तक सुनी, लगातार दस्तक देना थोड़ा ज्यादा था, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह कमरे से बाहर निकल गया और अपने पीछे ने दरवाजा बंद कर लिया। क्या हम चले? वह पूछता
लगता है मेरे पीछे आओ। लू वांग ने दक्ष के आगे कदम बढ़ाए और चलना शुरू कर दिया। दक्ष उसके पीछे पीछे चला। ये बेहतर है, अगर यह आदमी लगातार मुझे अनदेखा करने की कोशिश करते हुए आगे रहता है तो मेरे लिए चुपके से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाएगा। ये भी बुरा नहीं है, ये शायद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। दक्ष ने मुस्कुरा हुए सोचा। वह लू वांग के साथ शाही महल से बाहर निकल गया। दो घोड़े जैसे जानवर शाही महल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हम उन पर यात्रा करने जा रहे हैं? दक्ष ने पूछा जब उसने लू वांग को दो घोड़ों में से एक पर चढ़ते देखा। हाँ, मुझे मत बताओ कि तुम इसे चलाना नहीं जानते। लू वांग ने आंखें मूंदते हुए दक्ष से पूछा। ये घोड़े जैसा है, ये सरल होना चाहिए। दक्ष ने सोचा और वह भी घोड़े पर चढ़ गया। मुझे पता है, उन्होंने लू वांग से कहा। ये बेहतर है, मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें खुद ही उठाकर ले जाना पड़ेगा। लू वांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसका घोड़ा आगे बढ़ने लगा। दक्ष ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। पहले वाले ने उभरने से मना कर दिया। चलो हटो, क्या तुम असली घोड़े की तरह नहीं हो? हटो, इसे पहले से भी अधिक शर्मनाक मत बनाओ, उसने घोड़े से बात करते हुए कहा जो फिर नहीं हिला। लवांग कोई विकल्प न देखकर दक्ष ने लू वांग को बुलाने के लिए चिल्लाया आश्चर्यजनक रूप से। तभी घोड़ा दौड़ने लगा। यार, यह घोड़ा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आश्चर्य की बात यह रही कि घोड़ा किसी दीवार या किसी चीज से नहीं टकराया और लू वांग के पीछे पीछे चलता रहा। ठीक है, कम से कम ये जानता है कि किसके पीछे चलना है। जब तक यह आगे के घर की चाल का अनुसरण करता है मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने सोचा और उसने आगे बढ़ते घोड़े को देखकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि घोड़ा सिर्फ उस घोड़े का पीछा कर रहा था जो उससे आगे था। अगर यह सच नहीं था तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा था, क्योंकि वह निश्चित रूप से घोड़े को नियंत्रित नहीं कर रहा था किसी भी हालत में। जैसे ही हालात बिगड़ते दक्ष घोड़े से कूदने के लिए तैयार बैठा था। घोड़ा शांतिपूर्वक लू वांग के घोड़े के पीछे चला गया। उनके घोड़े शहर में जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सड़कें पहले से ही खाली लग रही थी क्योंकि लोग सड़कों के किनारे चल रहे थे। बगल में गार्ड भी नजर रखते हुए देखे जा सकते थे। ये स्पष्ट प्रतीत हुआ कि राजकुमार लू वांग और राजकुमार कंसोर्ट दक्ष के बाहर जाने के बारे में लोगों को सचेत कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि नागरिकों को भी बताया गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह सड़क पर आकर उनके लिए बाधा बने। वे सभी राजकुमार की ओर श्रद्धा भरी निगाहों से देखते हुए उसके बगल से चल रहे थे जबकि उसका घोड़ा आगे दौड़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजकुमार वान का घोड़ा रुक गया। दक्ष का घोड़ा उसका पीछा कर रहा था लेकिन लवान के घोड़े को रुकता देख उसकी भी गति धीमी हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, यह आदमी उसका पीछा कर रहा है और उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। यह अच्छा है, मुझे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने देखा कि उसका घोड़ा लू वांग के घोड़े के पीछे रुक गया है। घोड़ा वैसा ही कर रहा था जैसा उसने सोचा था। घोड़े के रुकने के बाद दक्ष भी लवान को देखने के लिए घोड़े से उतर गया जो अपने घोड़े के पास खड़ा था और पास की इमारत को देख रहा था। उसने दक्ष की तरफ देखा और प्रशंसा में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, मैंने सोचा था कि तुम्हें इसे चलाना भी नहीं आता होगा लेकिन तुमने इसे चला लिया। बेशक मुझे ठीक से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, यह आसान था, दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया। तो हम कहाँ हैं? हम फूल मंडप में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे अमीर लोग समय बिताने आते हैं। पिताजी ने मुझे आपको हमारे शहर की सभी बेहतरीन जगह दिखाने के लिए कहा था और यह उनमें से एक है, लू वांग ने समझाया। आओ अंदर चलो। वह प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। इनके बारे में क्या हम इन्हें यहीं छोड़ देंगे? दक्ष ने पूछा ये सोचकर कि क्या वे घोड़े को यहीं छोड़ देंगे? वे कहीं भी भागकर उपद्रव मचा सकते हैं। चिंता मत करो, ये दोनों हमारे सबसे चतुर लोगों में से एक है, वे लेंगे नहीं, लू वांग ने जवाब दिया। पीछे देखे बिना ही वह समझ गया कि दक्ष किस बारे में बात कर रहा था। वे इमारत में दाखिल हुए जो एक खूबसूरत बगीचे की तरह लग रहा था। वहाँ कुछ ऐसे दुर्लभ फूल और पेड़ थे जो दक्ष ने देखे थे। कुछ पेड़ों पर तो ऐसे चेहरे भी थे जो अंदर आने वाले लोगों को देख रहे थे। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगा। अरे ये क्या है? उसने आश्चर्य से मुस्कुराते हुए पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है, एक पेड़ या एक वास्तविक जीवित प्राणी जो पेड़ जैसा दिखता था। फूल मंडप में आपका स्वागत है, दक्ष को अपनी ओर देखते देख चेहरे वाले पेड़ ने दक्ष का अभिवादन किया जिससे वह और भी चौंक गया। आखिर यह क्या था? एक ऐसा पेड़ जिसका न केवल चेहरा था बल्कि वह बात भी कर सकता था। वह कौन सा पेड़ है? उसने लू वांग से पूछा जिसने कोई जवाब नहीं दिया। चेक, वह मुझे अनदेखा करने वाला है ना? उसने सोचा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। लू वांग जैसा लग रहा था उससे लगता था कि वह बहुत घमंडी था लेकिन दक्ष को भी उससे किसी तरह की नफरत महसूस हुई। जब दक्ष ने सोचा कि वह आदमी उसे जवाब नहीं देगा तो उसने जवाब दिया, इन्हें हेमु वृक्ष कहा जाता है, इनमें आत्मा होती है और यह अधिकांशतः हमारी तरह ही होते हैं क्योंकि ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं लेकिन ये हिलडुल नहीं सकते या कुछ और नहीं कर सकते। दिलचस्प है, दक्ष ने अपनी थड़ी रगड़ हुए कहा। गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद, उन्होंने पेड़ों की ओर हाथ उठाते हुए कहा।
चूंकि पेड़ न केवल बोल सकते थे बल्कि सुन भी सकते थे, इसलिए उन्होंने उनके अभिवादन के लिए उनका धन्यवाद किया। वे प्रवेश द्वार के बगीचे से होते हुए भवन के एक अलग हिस्से में पहुंचे जो कमरों की भूल भुलैया जैसा लग रहा था। चारों ओर एकल कमरे थे और उनके बीच से रास्ते निकले हुए थे जिससे एक भूल भुलैया सी बन रही थी। प्रवेश द्वार पर दो खूबसूरत महिलाएं उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। जब वे राजकुमार और उसके स्वागत के लिए झुकी तो दक्ष ने उनकी ड्रेस के माध्यम से उनके क्लीवेज को देखा जो मुश्किल से कुछ भी ढक रहा था। लू वांग ने जानबूझकर दक्ष की तरफ देखा कि वह क्या जवाब देने वाला है। क्या वह उनके अल्पविराम मुंह को घूरने वाला था या वह कहीं और देख सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि दक्ष ने वह सब कुछ नहीं किया जो उसने सोचा था। न तो उसने उनके अल्पविराम की ओर देखा ही बगल की ओर, इसके बजाय उसने शांत निगाहों से उन महिलाओं के चेहरों को देखा और उन्हें जवाब दिया, धन्यवाद ओह महाराज, कृपया हमसे इतने सम्मान से प्रार्थना करें, हम इसके लायक नहीं है। महिलाओं ने दक्ष से कहा और वे सदमे में एक कदम पीछे हट गई। दक्ष अब राजकुमार का पति था, उसका धन्यवाद सुनना उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राज परिवार इतना सम्मानपूर्ण होगा। आमतौर पर वे शांत और कुछ हद तक अहंकारी होते थे, वे ज्यादा बात नहीं करते थे। इन महिलाओं का शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात थी, वे यहाँ लंबे समय से काम कर रहे थे और कई रईसों और यहाँ तक कि कुछ बार राजकुमार का भी स्वागत कर चुके थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। ये कुछ हद तक चौंकाने वाला था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्ष एक नया राजघराना था और इसलिए उसने अहंकार विकसित नहीं किया था। उन्होंने सोचा, बकवास, तुम भी मेरी तरह इंसान हो और सम्मान के हकदार हो, इसलिए चिंता मत करो, दक्ष ने शांति से कहा। उसके चेहरे पर सुखदायक मुस्कान उसे राजकुमार लू वांग से भी अधिक आकर्षक बना रही थी। उनका चेहरा और उनकी खूबसूरत मुस्कान देखकर इन महिलाओं के दिल की धड़कनें रुक गई और उनके चेहरे लाल हो गए। हमें हमारे कमरे तक छोड़ दो, लू वांग ने शांत वातावरण को तोड़ते हुए महिलाओं को आदेश दिया जो अपनी हैरानी से बाहर आ गई। हाँ महाराज, महिलाएं डरी हुई खरगोश की तरह पीछे मुड़ी और चलने लगी। कृपया हमारे पीछे आए। दक्ष और लवांग उन महिलाओं का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचे। यह मेरी योजना को अमल में लाने के लिए सही जगह होगी, इसके बाद वह सब कुछ खो देगा, लू वांग ने सोचा जब वह उस कमरे में दाखिल हुआ जहां महिलाएं उन्हें लेकर आए थी। लू वांग और दक्ष एक खूबसूरत कमरे के अंदर पहुंचे जो सुंदर पौधों से सजा हुआ था और प्रकृति की थीम पर आधारित लग रहा था। कमरे के बीच में एक सुंदर चांदी की मेज रखी गई थी जबकि मेज पर दो सुन गिलास रखे हुए थे। कमरे से बाहर जाने से पहले महिलाओं ने दोनों राज परिवार के सदस्यों से कहा, कृपया बैठ जाए, हम अभी भोजन परोस देंगे। लू वांग ने एक कुर्सी ले ली जबकि दक्ष ने दूसरी कुर्सी ले ली और दोनों भोजन आने का इंतजार करने लगे। तो यह एक प्रकृति थीम वाला रेस्तरां है, उसने राजकुमार से पूछा। हाँ, ये यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है, यहाँ का खाना ऐसा है जो आपको इस महाद्वीप में कहीं नहीं मिलेगा, लू वांग ने उनसे कहा। जहाँ तक शराब की बात है, यह एक विशेष प्रकार की शराब है जो केवल इसी स्थान पर उपलब्ध है। लोग दूर दूर से उस शराब का स्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल राज परिवार और कोलिन लोग ही इसका स्वाद ले सकते हैं। उन्होंने मेज पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, अब आप हमारा हिस्सा है, इसलिए हम यहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो मैं इस खास क्लब का हिस्सा हूँ, दक्ष ने पूछा। उसे यह बात कुछ हद तक मजेदार लगी। यह जगह अपने खाने के लिए जानी जाती थी, यह बात समझ में आती थी, लेकिन लू वांग इसे ऐसे पेश कर रहा था जैसे ये कोई चमत्कारी जगह हो। हालांकि मैं उत्सुक हूँ, हो सकता है कि खाना वाकई लाजवाब हो, उसने सोचा। लू वांग ने दरवाजे की ओर देखा और ऐसा अभिनय किया जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। चीख। जब वह खड़ा होकर कुर्सी को पीछे सरका लगा तो कमरे में चीखने की आवाज गूंजने लगी। यही रुको, मैं अभी आता हूँ। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन पीछे से दरवाजा बंद करना नहीं भूला। क्या वह कुछ भूल गया, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह आदमी कहाँ जा रहा है। उसने ये भी सोचा कि यह जाने का सही समय है। महल से बाहर आने का उसका पूरा उद्देश्य कुछ समय अकेले में बिताना था ताकि वह अपने परिवार से बात कर सके और उन्हें स्थिति बता सके। अब वह अकेला था, वह भाग सकता था। वह भी उठकर वहां से चला गया। तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें क्या करना है। लू वांग एक अलग कमरे में बैठा था, उसके सामने कुर्सी पर एक कामुक महिला बैठी थी जो धुंधली आंखों से लू वांग को देख रही थी। मैं राजकुमार वांग की बात समझती हूँ, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है, महिला ने लवांग से पूछा। ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना जो अब शाही परिवार का हिस्सा है, उसने अनिश्चितता में बड़बड़ा हुए कहा। अगर किसी को सच्चाई पता चल गई तो मुझे मार दिया जाएगा। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, लू वांग ने महिला से कहा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो, महिला ने खड़े होते हुए सिर हिलाया। वह कमरे से बाहर चली गई। कामुक महिला उस कमरे में पहुंची जहां दक्ष को होना चाहिए था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जो भोजन से भरी हुई थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन कमरा खाली देखकर दंग रह गई। वह आदमी कहाँ है, उसने सोचा। बहुत देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। भले ही वह आदमी यहाँ नहीं था, फिर भी वह योजना को क्रियान्वित कर सकती थी। यह बहुत बुरा था कि
इसका का प्रभाव इतना नहीं होने वाला था, मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, वह आदमी सब कुछ संभाल लेगा, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। वह टेबल के करीब गई और ट्रे को उस पर रख दिया, फिर एक गहरी सांस ली। वह वापस दरवाजे की ओर चली गई और उसे बंद कर दिया। उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और अपनी गोरी त्वचा दिखाने लगी। जल्द ही वह पूरी तरह से नग्न हो गई। उसके कपड़ों के टुकड़े कमरे में चारों तरफ जमीन पर पड़े थे। उसने अपने अल्पविराम मुंह और हाथों को पकड़कर उन पर हाथ के निशान बनाने शुरू कर दिए। उसने अपने शरीर पर कुछ खर्चे भी छोड़ दिया। ये बहुत शर्मनाक है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और फिर अपने हाथ का इस्तेमाल करने से पहले खुद को खुजला। अपने पैरों के बीच हाथ लाते हुए उसने अपनी उंगली से खुद को आनंदित किया और जमीन पर लेट गई। कुछ ही मिनटों में उसे चरम सुख प्राप्त हो गया। उसकी मांगों के बीच जमीन पर एक चमकदार तरल पदार्थ फैला हुआ था। तैयारी पूरी हो गई है, अब अंतिम चरण का समय है। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। गोली इतनी तेज थी कि वह बेहोश हो गई। वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ी रही। लवान कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी जो फूल मंडप में काम कर रही थी। तुमने मेरी अंगूठी ढूंढकर अच्छा किया, उसने महिला की ओर देखते हुए प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। जब वह पहले मंडप के अंदर गया था तो उसने जानबूझकर अपनी अंगूठी गिरा दी। दक्ष से बाहर निकलने के बाद वह इन कर्मचारियों के पास आने से पहले कामुक महिला से मिला और उनसे अपना समय खोजने के लिए कहा। इन लोगों ने कुछ समय तक खोज की और अंततः अंगूठी ढूंढ ली। अंगूठी लेने के बाद वह उस कमरे की ओर चलने लगा जो उन्हें दिया गया था। लू वांग ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो देखा कि महिला बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। वह आदमी कहाँ है? क्या वह डर के मारे भाग गया? उसने सोचा जो भी हो अब ध्यान आकर्षित करने का समय है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से चिल्लाया, दक्ष तुम कमीने हो क्यों? से भरी उनकी चीख ने अन्य अतिथियों के साथ साथ मंडप के कार्यकर्ताओं का भी ध्यान आकर्षित किया। वे सब उसकी ओर दौड़े और उसे फिर से चीखते हुए सुना, ले मेरी बहन से शादी करने के बावजूद तुमने दूसरी औरत के साथ करने की हिम्मत की, वह भी एक आम औरत के साथ जो यहाँ सिर्फ खाना परोस रही थी। इतना ही नहीं, तुमने भागने की हिम्मत भी की। क्या राजकुमार ने एक आम महिला का बलात्कार किया? मेहमान हैरान रह गए और उन्हें यकीन नहीं हुआ। वे कमरे के अंदर देखने के लिए लू वान के पास गए जहाँ उन्होंने एक बेहोश महिला को देखा। उसकी टांगों के बीच का तरल पदार्थ बता रहा था कि यहाँ कुछ अंतरंग हुआ था, लेकिन उसके कपड़े बता रहे थे कि शायद उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। वह भी बेहोश थी। क्या उसने कोई चालाकी भरी चाल चली है? उन्हें आश्चर्य हुआ। जिन महिलाओं ने दक्ष और राजकुमार लवान का स्वागत किया था वे भी निराश लग रही थी। वे उस महिला की ओर दौड़े जो उनकी सहकर्मी थी और उसे कपड़ों से ढकने की कोशिश की। क्या बकवास है, वह तो बहुत सभ्य लग रहा है। कौन जानता था कि वह उस कोमल वेश में वास्तव में एक राक्षस था। महिलाओं में से एक ने घृणा भरी नजर से देखा, मुझे राजकुमारी पर दया आती है, उसने ऐसे आदमी से शादी की, कितना दुखद है। एक अन्य महिला ने भौं सड़ते हुए सोचा। दक्ष ने अपने पिता से एकांत जगह पर बातचीत खत्म की थी ताकि उन्हें बता सके उनके साथ क्या हुआ था और वे कैसे सुरक्षित है। उसने उन्हें यह भी बताया कि वह शायद कुछ महीनों उससे ज्यादा समय तक उनसे नहीं मिल पाएगा। उसके बाद वह वापस चला गया। दक्ष ने अपने पिता से बात पूरी कर ली थी और उन्हें वह सब कुछ बता दिया था जो वह बताना चाहता था। उस आदमी को जानकारी देने के बाद वह वापस चलने लगा, इस बात से अनजान कि उसकी पीठ पीछे क्या बदलाव हुए थे। उससे पहले ही उस चीज के लिए दोषी ठहराया जा चुका था जो उसने किया ही नहीं था। अब उसके सामने बस यही था कि वह उस वजह से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटे। वह बहाना सोचते हुए उस कमरे की ओर वापस चला गया जो उन्हें दिया गया था। लवान को कमरे में वापस आ जाना चाहिए, वह मुझसे जरूर पूछेगा कि मैं कहाँ था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कोई बेवकूफ आना बहाना बना सकता हूँ जैसे कि मैं पेशाब करने गया था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह वापस कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के सामने एक बड़ी भीड़ खड़ी है। क्या हुआ? क्या वह लवांग इतना मशहूर है कि वह यहाँ भी इतना ध्यान आकर्षित कर रहा है? खैर वह एक राजकुमार है इसलिए ये भी सच हो सकता है, उसने सोचा, क्योंकि उसने मान लिया था कि वे लू वान के लिए यहाँ आए थे। वह भीड़ के पास गया। क्या आप लोग एक तरफ हट सकते हैं, मुझे जाने दीजिए, उन्होंने कमरे में पहुंची भीड़ से कहा। उसकी आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वे उसे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने भूत को देखा हो। हालांकि उन्हें लगा कि वे जानते हैं कि उसने क्या किया, फिर भी वे कुछ मिनटों के लिए स्तब्ध रह गए और अवचेतन रूप से एक तरफ हट गए। दक्ष अब शाही परिवार का हिस्सा था, हम उससे क्यों डरते हैं? वह शाही परिवार का सदस्य हो सकता है लेकिन वह बलात्कारी भी है, उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। ठीक कहा कमीने, तुमने उस युवती के साथ इतनी बेरहमी से जबरदस्ती करने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम में अब भी थोड़ी सी भी शर्म है तो जाओ और चट्टान से कूद जाओ, ये दुनिया तुम्हारे जैसे इंसानी खाल वाले जानवर के लायक नहीं है। जल्द ही भीड़ अपने शुरुआती सदमे से बाहर आ गई और दक्ष को कोसना शुरू कर दिया। हम वे किस बारे में बात कर रहे हैं? दक्ष ने सोचा, उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ कुछ संदिग्ध लग रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या वे उसके बारे में बात कर रहे थे? बलात्कारी उसने क्या किया था? हालांकि वह उलझन में था लेकिन उसे पता था कि उसने कुछ नहीं किया है।
केवल लवांग ही समझा सकता था कि यहाँ क्या हुआ था। वह कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा जहां उसने देखा कि एक महिला कपड़ों से ढकी हुई जमीन पर लेटी हुई है। महिला बेहोश थी, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। इन लोगों की बातों से उसे अपनी बात पर और भी भरोसा हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि महिला के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी और उन्होंने सोचा कि उसने ही ऐसा किया है, लेकिन वह तो यहाँ था ही नहीं, ये किसने किया होगा वह सोच रहा था। लवान कमरे के अंदर लवान को देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या ये वही लड़का था जिसने ये घिनौना काम किया था और अब पकड़े जाने के बाद उसे दोषी ठहरा रहा था। लुवांग ने दक्ष की तरफ देखा और भौंसी कोड़ ली। यह बात तो बहुत हद तक सही थी, लेकिन फिर भी शाही राजकुमार ने ऐसा क्यों किया, अभी भी कुछ कमी लग रही थी। लुवांग ने दक्ष की ओर देखा, उसके चेहरे पर घृणा भरी नजर थी। उसने अपना हाथ हिलाया, जैसे ही उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी वह दक्ष के सामने आ गया, जिसने भी वैसा ही किया। दक्ष ने भी खुद को बचाने के लिए तलवार निकाली। दोनों तलवारें आपस में टकराए, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कोई वास्तव में मारने की कोशिश कर रहा था। तुमने क्या किया? जब मैं सोचने ही वाला था कि शायद मिंग्यू ने किसी अजनबी से शादी करके कुछ गलत नहीं किया तो तुमने ये कर दिया। तुम कितना नीचे गिर सकती हो? लू वांग ने दक्ष से पूछा। मैं तुम्हें अभी मार देता, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए केवल पिता ही तुम्हारे न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद होंगे। विरोध करना बंद करो और आत्मसमर्पण कर दो। उन्होंने कहा, बेवकूफ, तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे कमरे से जाने के बाद मैं भी चला गया और तुम्हें यहाँ पाकर वापस आ गया, तो कौन जानता है, हो सकता है कि यह तुमने ही किया हो। दक्ष ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया और उसने बेहोश महिला की ओर देखा। बेशर्म कमीने, तुमने मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत की। मैं बाहर गया था क्योंकि मेरी अंगूठी खो गई थी। मैं अभी वापस आया हूँ। यह महिलाएं मेरी गवाह हैं जिन्होंने मुझे अंगूठी खोजने में मदद की। लवान ने यहाँ काम करने वाली महिलाओं की ओर इशारा करते हुए गरजते हुए कहा, यह सही है, राजकुमार वांग हमारे साथ थे, वह ऐसा नहीं कर सकते थे, आप ही होंगे। ओह, हम आपके बारे में कितने गलत थे, आपको खुद पर शर्मानी चाहिए। महिला ने एक शाही व्यक्ति से बात करने का साहस जुटा हुए जवाब दिया, लेकिन उनकी नज़र में न्यायप्रिय और सच्चे लवांग यहाँ थे, इसलिए उन्हें बस ईमानदार होने की जरूरत थी। अब तुम्हें क्या कहना है? मेरे बिना तुम यहाँ अकेली होती। लू वांग ने भौं सिकोड़ना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर ये तुमने नहीं किया है तो किसी और ने किया होगा, मैं वास्तव में यहाँ नहीं था। दक्ष ने बोहे सिकोड़ना, तो तुम खुद को निर्दोष बताते हो? लू वांग ने आंखें मूंदते हुए पूछा। हाँ, मैं उतना ही निर्दोष हूँ जितना कोई हो सकता है, दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है, भले ही मुझे तुम पर शक है, लेकिन मैं मियो की वजह से तुम पर भरोसा करूंगा। अगर तुम नहीं भी हो तो शायद किसी और ने ये घिनौना काम किया होगा। लुवांग ने अपनी ठड्डी रगड़ते हुए कहा, अब सच्चाई क्या है? ये तो सिर्फ ये लड़की ही बता सकती है। हम उसके जागने का इंतजार करेंगे, तब सच्चाई आप सबके सामने आ जाएगी। लुवांग ने अपना हथियार नीचे करते हुए सिर हिलाया। दक्ष ने भी ऐसा ही किया। सहमत हूँ, जो भी है उसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा, दक्ष ने कहा। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस बीच आप उस महिला के करीब नहीं आ सकते। मैं नहीं चाहता कि आप सबूत मिटाने के लिए उसे मार दे, इसलिए जब तक उसका इलाज यहाँ से दूर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ रहेंगे। लू वांग ने कहा, नहीं, मैं असहमत हूँ। क्या होगा अगर मैं उससे दूर रहूं और असली अपराधी ने उसे मार दिया? सच्चाई दब जाएगी और मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों को उसे सुरक्षित रखने के लिए उसके पास रहना चाहिए, दक्ष ने सुझाव दिया। जबकि मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम मुझ पर नजर रख सकते हो, ठीक है? लू वांग ने सहमति जताते हुए महिलाओं की ओर देखा। उसे इलाज के लिए ले जाओ, हम तुम्हारे पीछे ही आएंगे। 3 घंटे बीत चुके थे। दक्ष और लू वांग एक कमरे में खड़े थे। उनके सामने एक बिस्तर बिछा था जिस पर चादर ओढ़े बेहोश महिला लेटी हुई थी। दक्ष उस कमरे में इधर उधर घूम रहा था जहां बेहोश महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। सोच रहा था कि आखिर वह कौन व्यक्ति होगा जिसने उसे मजबूर किया होगा और उन्हें कमरे के अंदर क्यों रखा गया था। ऐसा क्यों लगा कि यह कोई मतलब नहीं रखता, कोई भी अजनबी उनके कमरे में ऐसा करने के लिए नहीं घुसेगा। अगर दक्ष और दूसरे लोग अंदर घुस जाते तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। उसे अभी भी लू वांग पर संदेह था, इसलिए वह महिला को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लू वांग उसे चुप कराने के लिए कुछ न कर सके। उसके पास गवाह थे, इसलिए वह सुरक्षित था। अगर महिला मर जाती तो सारा दोष उस पर आ जाता और उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं होता। कमरे में दाखिल हुए उन्हें 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन महिला अभी भी नहीं उठी थी। आपको क्या लगता है उसे होश में आने में कितना समय लगेगा? दक्ष ने बेहोश महिला के पास बैठी महिलाओं से पूछा। महिलाएं अब भी उसे अपराधी मानती रही और उसे घृणा भरी निगाहों से देखने लगी। फिर भी उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, वह शीघ्र ही उठ जाएगी। मानो उनके शब्द उसी क्षण चमत्कार की तरह काम करने लगे। जो महिला कुछ क्षण पहले तक बेहोश थी, उसने अपना हाथ हल्के से हिलाया जैसे वह अपनी बेहोशी से बाहर आ रही हो। उसने शीघ्र ही अपनी आंखें खोली और कुछ
बार पलकें झपकाईं। वह अभी भी अचंभित थी। मैं कहाँ हूँ, उसने अपने पास बैठी महिलाओं से पूछा, लेकिन जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने लू वांग और उसके पास खड़े एक आदमी को देखकर चीख पड़ी, मुझे बचाओ, मुझे उस राक्षस से बचाओ। वह डर से कांप रही थी और उसकी उंगली दक्ष की ओर इशारा कर रही थी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वह अभिनय में अच्छी है। अगर मुझे सच्चाई नहीं पता होती तो मैं भी उस पर यकीन कर लेता। लू वांग ने उसे अभिनय करते हुए देखा तो सोचा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस हमें बताओ कि वास्तव में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लू वांग ने भौंसली से पूछा, महाराज, यह मैं नहीं कह सकती। सच बोलने के कारण शाही परिवार मुझे मार डालेगा। वह अभी आपके परिवार का हिस्सा है। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। हमारे जैसे आम लोग किसी भी चीज के लायक नहीं है। महिला ने अपनी आंखें बंद करके जवाब दिया। नीचे देखते ही उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मिस, मैं शाही परिवार का बेटा और युवराज हूँ, युवराज और अगले सम्राट के रूप में ये सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि त्वरित न्याय हो और किसी को भी कष्ट ना हो। इसलिए मुझे सच बताओ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें वह न्याय मिले जिसकी तुम हकदार हो। लू वांग ने महिला से कहा और अपना हाथ अपने हृदय के पास रखते हुए उससे वादा किया। महिला ने लू वांग को देखा और अपना सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली, मानो वह साहस जुटाने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उसने अपने होंठ खोले। मैं खाना परोसने के लिए तुम्हारे कमरे में गई थी। वह वहां अकेला था, लेकिन जैसे ही मैं जाने वाली थी उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और वहीं मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, उसने बताया। बात करते समय उसके आंसू एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। दक्ष सिर्फ भौं सिकोड़ना कि वह झूठ क्यों बोल रही है। क्या वह वाकई सोचती थी कि वह वही है? नहीं, वह जरूर झूठ बोल रही थी। उसका अभिनय तो अच्छा था, लेकिन उसकी पूरी कहानी झूठ थी। उसने सोचा उसके पीछे सिर्फ यही कारण हो सकता है कि वह चाहती थी कि उसका अपमान किया जाए और उसके पास इसके लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिसके पास कारण था वह लू वांग था। क्या यह आदमी इस बात से नफरत करता है कि उसकी बहन ने किसी अजनबी से शादी कर ली है? शायद वह मुझे बाहर ले जाना चाहता है। ऐसा होने का यही एकमात्र कारण हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं वाकई मुश्किल में हूँ। कथित जज ही दोषी है, दक्ष ने सोचा और भौंसड़ते हुए सोचा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता है। युवा में सांप इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में झूठ क्यों बोल रही है? उसने चेहरे गंभीर भाव लाते हुए लड़की पूछ, मुझे लगता है कि मुझ पहले ही इसका का पता है, इसलिए मुझे ये पूछना चाहिए कि राजकुमार वांग आपको झूठ बोलने के लिए क्या पे नहोपो उस बातें मरा तत्, लेकिन किसी को पता चलने से पहले ही उसने अपने चेहरे पर काबू पा लिया। तो अब आप पीड़िता पर आरोप लगाना चाहते हैं? लू वांग ने आंखें घुमाते हुए पूछा। अब तुम और कितना नीचे गिरोगे? उसने दक्ष को घूरते हुए पूछा। लू वांग ने कहा, आपने वादा किया था कि सच्चाई सामने आने पर आप आत्मसमर्पण कर देंगे। मुझे बल प्रयोग करने के लिए मजबूर न करें। तुम मुझे जज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम भी इसमें शामिल हो। मैं सिर्फ तुम्हारे पिता के सामने आत्मसमर्पण करूंगी और उन्हें अपनी बात समझाओ। साथ ही मैं अपना हथियार भी नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। दक्ष ने हार ना मानते हुए जवाब दिया। उसे यकीन था कि यहाँ खुद को समझाना बेकार है। सम्राट और मिंगू के सामने ऐसा करना बेहतर था। लू वांग ने दक्ष को देखा। उसे यकीन था कि दक्ष बहुत ताकतवर है। शायद वह उससे निपटने के लिए बहुत ताकतवर है। उसे जानबूझकर आत्मसमर्पण करने देना अच्छा था। किसी भी मामले में वह कुछ ऐसा करना चाहता था जो केवल उनकी उपस्थिति में ही किया जा सकता था, इसलिए यह बेहतर था। उसने सोचा, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, पिताजी तुम्हारी सजा तय करेंगे। हम वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं बिना कुछ सोचे तुम्हें मार डालूंगा। लवांग ने सिर हिलाया। उसने बिस्तर पर लेटी महिला की ओर देखा। तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें महल में लाने के लिए एक गाड़ी भेजूंगा जहाँ तुम मेरे पिता के सामने अपना पक्ष रख सकती हो। चिंता मत करो, तुम्हें न्याय मिलेगा। महिला को सांत्वन देने के बाद वह दक्ष के साथ चला गया, जो उनके अभिनय पर नाक भान सकोड़ रहा था। वे इतने घृणित थे कि यह हंसी की बात थी। वह फूल मंडप से बाहर निकल गया। वे शहर देखने के नाम पर महल से निकले थे, लेकिन उनकी यात्रा बहुत कम समय में समाप्त हो गई। दक्ष को केवल एक ही स्थान दिखाया गया और वह स्थान ही उसकी जेल में बदल गया। लू वांग और दक्ष एक साथ शाही महल में दाखिल हुए। एक दूसरे के बगल में चलते हुए वे दोनों अपने सिर को ऊपर उठाए हुए चल रहे थे, जैसे कि वे दोनों सही थे। क्या पिताजी अंदर हैं? ने सिंहासन कक्ष के बाहर खड़े गार्ड से पूछा। महामहिम अंदर है, गार्डों ने दरवाजा खोलते हुए जवाब दिया। दक्ष और लू वांग सिंहासन कक्ष में दाखिल हुए, जो कल की तरह खाली नहीं था। सम्राट सिंहासन पर बैठे अपने मंत्रियों से बात कर रहे थे, तभी लू वांग बिना किसी अनुमति के अंदर आ गया। वांग, क्या हुआ? सम्राट ने लू वांग से पूछा। क्या तुम दक्ष को शहर दिखाने नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? सम्राट ने अपने मंत्रियों से बात करना बंद कर दिया और अपना ध्यान अपने बेटे पर केंद्रित कर लिया, जिसके बगल में दक्ष खड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। यात्रा इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। उनके शाही शहर में कई जगहें थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो? पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। जाहिर है
दक्ष ने फ्लावर पवेलियन के एक कर्मचारी के साथ बलात्कार किया है, मैं उसे यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि आप उसे न्याय दिला सके। लुवांग ने दक्ष की ओर देखते हुए अपने पिता से कहा। ये चौंकाने वाली खबर सुनते ही मंत्री आपस में बातें करने लगे। राजकुमार ने एक आम आदमी को मजबूर किया था। पूरा हॉल मंत्रियों की बातचीत से भरा हुआ था। दूसरी ओर सम्राट शांति से बैठे हुए दक्ष को देख रहे थे। दक्ष पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद उसने आह भरी। उसने अपनी नजर लू वांग पर घुमाए और उसे भी देखा। लू वांग, एक मिनट बाहर रोको, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में दक्ष से बात करना चाहता हूँ, सम्राट ने अपने बेटे से कहा। लू वांग ने आंखें मूंद ली, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसने सिर हिला दिया। वह हॉल से बाहर चला गया और बाहर इंतजार करने लगा। हॉल के अंदर दक्ष और सम्राट एक दूसरे को देख रहे थे। मंत्री अभी भी आपस में बात कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि यह शर्मनाक है, जबकि अन्य कह रहे थे कि यह अविश्वसनीय है। मुझे बताओ क्या हुआ, सम्राट ने भौं सकोड़ते हुए दक्ष से पूछा। सच बताओ, दक्ष ने सिर हिलाया और बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। उसने लवान के जाने और उसके बाद उसके जाने के बारे में बात की। उसने ये भी बताया कि वापस आकर उसने केवल भीड़ देखी। उन्होंने कहा और उसने मुझ पर आरोप लगाया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन निश्चित रूप से कोई मुझ पर आरोप लगाने के लिए साजिश रच रहा है। सम्राट ने अपना सिर हिलाया। दक्ष की आंखों में सच्चाई की चमक देखी। उससे लगा कि दक्ष झूठ नहीं बोल रहा है। लवांग, अंदर आओ, सम्राट ने अपनी आवाज में थोड़ी सी क्यूई का इस्तेमाल किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह लवांग को सुनाई दे जो बाहर खड़ा था। लवांग हॉल के अंदर कदम रखा। अब तुम हमें बताओ कि आज क्या हुआ, शुरू से अंत तक बिना कुछ छोड़े, सम्राट ने लू वांग से कहा। लू वांग ने मंत्रियों और अपने पिता की प्रतिक्रिया देखी। यह पहले से अलग थी। अब उन्हें दक्ष पर शर्म नहीं आ रही थी। उसे यकीन था कि दक्ष ने उन्हें अपनी बेगुनाही के बारे में बताया था। अब वह उसे गलत साबित कर सकता था। उसने अपनी सच्चाई बयान करना शुरू किया, जिसमें थोड़ा झूठ भी मिला हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि उसका चेहरा भी सच लग रहा था। सम्राट को यकीन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी सच बोल रहा था, लेकिन ये कैसे संभव था। दो कहानियां थी और दोनों ही सच थी। जाहिर है उनमें से एक झूठ था और जिसने भी झूठ बोला था वह पूरी तरह से विश्वसनीय था। लू वांग ने पहले भी उससे झूठ बोला था, इसलिए इस बार वह दक्ष पर ज्यादा विश्वास करने के लिए झुका हुआ था। उसके अंदर यह भावना भी थी कि दक्ष निर्दोष है। दक्ष के बारे में उसने जो कुछ भी समझा था उसके अनुसार उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि दक्ष ऐसा कुछ कर सकता है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था। वह महिला कहाँ है जो इस घटना से गुजरी थी, उसने लवान से पूछा। मैं अब उससे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसे यहाँ लाने के लिए एक गाड़ी भेजी है, वह शीघ्र ही यहाँ आ जाएगी, राजकुमार ने सम्राट से कहा। अच्छा, मैं खुद उससे बात करके जानूं कि क्या हुआ, न्याय होगा। सम्राट ने सिर हिलाया। सम्राट ने दक्ष को देखते हुए अपना सिर हिलाया। आधा घंटा बीत चुका था। इस आधे घंटे के दौरान सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोला। दक्ष और लवान के लिए भी 2 सीटें व्यवस्थित की गई थी जहां वे बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। चरमराहट जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में गेट की चरमराहट की आवाज गूंजने लगी। एक महिला सिंहासन कक्ष के अंदर चली गई। क्या आप ठीक हैं? वह महिला कोई और नहीं बल्कि मिंगू थी जो दक्ष को देख रही थी। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब में मुस्कुरा कर कहा, जिससे उसकी चिंता खत्म हो गई। पिताजी, मैंने सुना है कि एक महिला के साथ जबरदस्ती करने का आरोप है। किसी ने उस पर आरोप लगाया है। ये झूठा आरोप है। मैं उसे इतने लंबे समय से जानती हूँ। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करने के बारे में सोच भी सके। वास्तव में ऐसा करना तो दूर की बात है, मिंगू ने अपने पिता से कहा जब वह दक्ष की ओर चली गई। मिंगू, मैं जानता हूँ कि तुम उसकी परवाह करती हो, लेकिन सम्राट होने के नाते ये सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि कोई पक्षपात ना हो। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो भले ही वह तुम्हारा पति हो, उसे सजा मिलेगी, सम्राट ने शांति से कहा। इस समय वह पिता नहीं बल्कि सम्राट थे। अधिकांश मंत्री भी यहाँ थे, इसलिए अब ये पारिवारिक मामला ना होकर एक आधिकारिक मामला था। हाँ, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए और उसे भी उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। मुझे इस बात का यकीन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई उस पर आरोप क्यों लगाएगा। वह यहाँ है और उसका कोई दुश्मन नहीं है। मिंगू ने जब जवाब दिया, उसने दक्ष के कंधों पर हाथ रखते हुए उससे कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने कहा। मुझे पता था कि तुम समझ जाओगे। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि मुझे अंदाजा है कि वह कौन हो सकता है, दक्ष ने कहा। कौन? सम्राट ने उसकी बातें सुनकर पूछा। और कोई तुम्हें क्यों फंसाए? मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी कुछ कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यह राजकुमार वांग है। मुझे लग रहा था कि वह मुझे पसंद नहीं करता और मुझे यहाँ से बाहर करना चाहता है, इसलिए यह संभव है कि वह ऐसा करने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। दक्ष ने सम्राट से कहा, तुम क्या कह रहे हो? मिंगू ने अविश्वास में पूछा। मेरा भाई तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। वह वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन कमरे में सिर्फ हम दोनों ही थे और उसके अलावा किसी और का कोई मकसद नहीं हो सकता। जहाँ तक अंगूठी खोने की कहानी का सवाल
चाल है तो ये संदिग्ध लगती है, हो सकता है कि उसने जानबूझकर इसे गिरा दिया हो ताकि वह कोई बहाना बना सके। दक्ष ने कहा और समझाया कि वह क्या सोच रहा था, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा मत सोचो। मिंदु ने अपना सिर हिलाया, अभी भी दक्ष पर विश्वास नहीं कर रही थी। वह किसी भी बात पर यकीन कर सकती थी लेकिन अपने भाई के खिलाफ किसी भी आरोप पर यकीन नहीं कर सकती थी। उसका भाई, उसका पिता और दक्ष तीन ऐसे आदमी थे जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी और वही यह मान सकती थी कि कोई भी कभी गलत नहीं हो सकता। जहां तक इस तथ्य पर विश्वास करने की बात है कि लू वांग अपनी बहन के प्रेमी के खिलाफ साजिश रच रहा था, इस पर विश्वास करना असंभव था। जिस तरह वह दक्ष को जानती थी और उस पर भरोसा करती, उसी तरह वह लवान के व्यक्तित्व को भी जानती थी। वह सबसे सौम्य, देखभाल करने वाला और समझदार व्यक्ति था। वह उसके साथ बड़ी हुई थी, इसलिए वह उसके असली व्यक्तित्व को जानती थी। वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे दक्ष पसंद नहीं था। तुम दोनों निर्दोष हो, मुझे लगता है कि यह किसी तीसरे व्यक्ति का काम है जो चाहता है कि हमारा लू परिवार आपस में लड़े ताकि हम कमजोर हो जाएं। शायद हमारे दुश्मन साम्राज्य वे इस तरह की योजनाएं बनाते हैं। मिंगू ने टिशियन साम्राज्य के बारे में सोचते हुए सुझाव दिया, ये सबसे खराब साम्राज्य था जिसने बिना कोई जोखिम उठाए अपने दुश्मनों को कमजोर बनाने के लिए घटिया तरीकों का इस्तेमाल किया। ओह ठीक है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। टिशियन साम्राज्य, मिंगू के अनुसार उस साम्राज्य को इस तरह की योजना बनाना पसंद है। उन्होंने लवान को एक लड़की से प्यार करने के लिए फंसाया ताकि वे उसे मार सके, इसलिए उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त प्रभाव और क्षमता है। दक्ष ने सोचा, यह महसूस करते हुए कि उसके गलत होने की संभावना थी। यह भी एक संभावना है, शायद मैंने बहुत जल्दी निर्णय ले लिया। उसका गायब होना और यह घटना होना आखिरकार कुछ हद तक संयोग ही था, लेकिन तुम सही हो, संयोग होता है। दुश्मन साम्राज्य के बारे में सिद्धांत अधिक समझ में आता है। दक्ष ने मिंगू से सहमत जताए, बेशक मुझे पता है क्योंकि मैं तुम दोनों को जानती हूँ। चूंकि तुम में से कोई भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए केवल तीसरा विकल्प बचता है कि यह हमारे दुश्मन है जो तुम्हें और मेरे भाई को लड़ाना चाहते हैं। मिंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसने मामला सुलझा लिया हो। सम्राट ने भी अपनी थोड़ी रगड़ी, यह सही था, शायद वह सही थी। ट्रिसिन तुम कमीनो, अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से इसमें शामिल हो तो तुम बस इंतजार करो। उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ हुए मन ही मन कहा, आह इस लड़की को उस लड़के पर बहुत ज्यादा भरोसा है। क्या तुम आरोपों पर यकीन करके उसे दोषी नहीं ठहरा सकती? तब चीजें बहुत आसान होती, लू वांग ने सोचा और उसने मिंगू को अपने चेहरे पर शांत भाव से देखा। यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे पता था कि वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। एक जीवित व्यक्ति के शब्द एक मृत व्यक्ति के शब्दों की तरह मूल्यवान नहीं होते, उसे जल्द ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए। उसने सोचा और दरवाजे की ओर देखा। ठीक उसी समय दरवाजा खुल गया, भारी कवच पहने एक आदमी हॉल के अंदर आया। जनरल लून, वह महिला कहाँ है? आप यहाँ अकेले क्यों हैं? लू वांग ने उस आदमी से पूछा जो अभी अभी अंदर आया था और वह खड़ा था। जनरल लून, तो आपको उस महिला को ले जाने के लिए भेजा गया था, वह कहाँ है? सम्राट ने यह भी पूछा। ये सही है महाराज, मुझे उस युवती को लाने के लिए भेजा गया था लेकिन मैं असफल रहा, मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता। जनरल लून ने कहा, क्या तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ला सकते? सम्राट ने इसके पीछे का कारण पूछते हुए पूछा। महाराज, मैं उस व्यक्ति को नहीं ला सकता जो पहले ही मर चुका है। जनरल लून ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वह मर गई है? तुम्हारा क्या मतलब है? जब हम चले गए थे तब वह जीवित थी, उसके साथ क्या हुआ? लू वांग ने पूछा और उसकी आवाज असामान्य रूप से ऊंची हो गई जिसमें अविश्वास और सदमे का भाव भी था। सम्राट ने भी पूछा, मुझे बताओ क्या हुआ? जनरल ने कहा, महाराज, जब मैं वहां गया तो वह खिड़की के पास खड़ी थी, वह कुछ उदास दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। मैं महसूस कर सकता था कि वह कितनी दयनीय थी। उन्होंने आगे बताया, मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ आए लेकिन उसने मेरी ओर मृत आंखों से देखा और पूछा कि क्या इससे कोई लाभ होगा। उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने उसे मजबूर किया वह शाही परिवार का हिस्सा है और राजकुमारी का पति है, उसे न्याय मिलने का कोई रास्ता नहीं है और अगर उसे न्याय मिल भी गया तो भी उससे जो छीना गया है वह उसे वापस नहीं मिलेगा। जनरल लून ने कहा, तभी वह जमीन पर गिर पड़ी, उसके हाथ में जहर की बोतल थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे वहां पहुंचने से पहले ही जहर खा लिया था। मुझे अफसोस है कि मैं उससे बचा नहीं सका। सम्राट ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। लू वांग भी उदास और निराश दिख रहा था लेकिन अंदर से वह खुश था, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। वह महिला वास्तव में कभी खुद को नहीं मार सकती थी, इसलिए उसने जनरल लून को भेजा था, खास तौर पर उसे मारने और यह कहानी बनाने के आदेश के साथ। अब वह महिला मर चुकी थी और जो कुछ बचा था वह मरने से ठीक पहले उसके कथित शब्द थे। कहावत है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसकी बातें जायज थी और कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता था। एक लड़की जिसने दक्ष की वजह से खुद को बलिदान कर दिया, अब दक्ष को दोषी साबित होने से बचाने का कोई रास्ता नहीं था। पिताजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लू वांग ने अपने पिता की ओर आदर पूर्वक देखते हुए कहा। बोलो। सम्राट ने अनुमति दे दी। लू
वांग ने बहुत सिकोड़ना मिंग्यू के इस विचार को सुनकर कि यह हमारे दुश्मनों की साजिश है। मुझे भी लगा कि शायद ये सच है, शायद हमें आपस में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह गलत था। उन्होंने कहा, कोई भी झूठ के लिए अपनी जान नहीं दे सकता, उसके मरने के समय कहे गए शब्द झूठ नहीं होने चाहिए। उसने अपने अंतिम क्षणों में भी उस पर आरोप लगाया, ये सच होना चाहिए, उसे नजरअंदाज करना गलत होगा, अन्यथा नागरिकों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब चूंकि योजना का अनिश्चित तत्व हटा दिया गया था तो केवल अंतिम भाग ही शेष रह गया था जो उसे गलत साबित करना था। उसने मिंगू की ओर देखा और कहा, मिंगू, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वह महिला झूठ बोल रही थी? अगर वह झूठ बोल रही होती तो क्या वह अपनी जान दे देती? मैं जानता हूं कि तुम अपने पति से प्यार करती हो और यही बात तुम्हें उसके प्रति पक्षपातपूर्ण बना रही है। तुम उसकी गलती नहीं देख सकती, लेकिन बस एक पल के लिए उसकी पत्नी की तरह मत सोचो, एक स्वतंत्र महिला के रूप में सोचे। क्या आपको एक अपराधी की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि वह आपका पति है? वह व्यक्ति जिसने एक निर्दोष महिला को मौत के घाट उतार दिया। वो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे बदनाम करना बंद करो। दक्ष ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा और वह भी खड़ा हो गया क्योंकि वह चुपचाप बैठकर देखने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो फिर अपनी बेगुनाही साबित करो, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए क्या है सिवाय मेरी बहन के स्पष्ट रूप से प्रेम से भरे पक्षपाती बयान के जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है? लू वांग ने दक्ष से पूछताछ की, उसे कोई सबूत दिखाने की कोशिश करते हुए। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह नहीं था? मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ और मैं किसी को नहीं जानता, यहाँ मेरा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे एक शब्द से और वह महिला भी आसानी से इस बारे में झूठ बोल सकती थी। मुझे अब यकीन हो गया है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। दक्ष ने जवाब दिया, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। क्या तुम दोनों शांत हो सकते हो? मुझे यकीन है कि तुम में से कोई भी गलत नहीं है, यहाँ बस कुछ गलतफहमी है। मिंगू ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। मिंगू, तुम इससे दूर रहो, भले ही तुम न्याय के पक्ष में खड़ी ना हो, लेकिन कृपया अन्याय का समर्थन मत करो। कृपया उसकी वास्तविकता देखो, वह व्यक्ति नहीं है जिसे तुम समझ रही हो। यहाँ तक कि मैं भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसने ऐसा किया होगा, लेकिन यह वास्तविकता है। ना तो तुम और ही मैं इसे बदल सकते हैं। लू वांग ने शांति से अपनी बहन से कहा, जैसे कि वह उसके लिए चिंतित था। अपनी बहन से बात करने के तुरंत बाद उसने अपना ध्यान दक्ष की ओर लगाया जो किनारे पर खड़ा था। तुम्हारी बात क्या है? तुम अभी भी मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कर रहे हो? लड़की ने सबके नियमों के सामने ही तुम्हारा नाम लिया, तुम वहां थे और मैं भी। इसके अलावा उसने मरने के बाद भी यही बात दोहराई। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो कि अभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते? उसने दक्ष से पूछा, तो आप कह रहे हैं कि लड़की के बयान के आधार पर मैं गलत हूँ? दक्ष ने अविश्वास में हंसते हुए पूछा, ये सही है। अगर यह सिर्फ उसका बयान था तो मुझे लगता कि उसे हमारे दुश्मनों द्वारा झूठ बोलने या कुछ और करने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन किसी को मरने के लिए इतना पैसा नहीं दिया जा सकता। उसने ये जानते हुए भी कि वह मर रही है आपका नाम लिया। इस बिंदु पर यह आरोप नहीं बल्कि एक बयान है, लू वांग ने जवाब दिया। जब लू वांग और दक्ष बात करते रहे तो सम्राट केवल सुनते रहे और हस्तक्षेप नहीं किया। उसका मरते समय दिया गया बयान। ठीक है, तो फिर मुझे एक सवाल पूछने दो, मुझे उम्मीद है कि मुझे सही जवाब मिलेगा। दक्ष ने सिर हिलाया। ठीक है, पूछ। लू वांग ने सहमति जताई। मेरा प्रश्न जनरल लून के लिए है। दक्ष ने जनरल लून की ओर देखते हुए कहा, तो जनरल, जब आप उस लड़की से मिले थे तो क्या वह कमरे में अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था जिसने उसे प्रभावित किया हो? उन्होंने जनरल से पूछा। जनरल लून ने उत्तर दिया, वह अकेली थी, वहां कोई नहीं था। तो तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसने उसके मरते हुए शब्द सुने, या तुम्हें पता था कि वहां क्या हुआ था? दक्ष ने पूछा, जिस पर जनरल ने अपना सिर हिलाया। उसे समझ में नहीं आया कि वह किस ओर इशारा कर रहा था। तो जनरल, कृपया एक पल के लिए इस विचार पर ध्यान दें। दक्ष ने शांति से कहा, एक राजकुमार और इस साम्राज्य का भावी सम्राट जनरल को एक महिला को यहाँ लाने के लिए कहता है, लेकिन वास्तव में उसने जनरल को उस महिला को मारने के लिए कहा था ताकि कोई भी जोखिम भरा तत्व पीछे न छूट जाए। उस जनरल ने लड़की के कमरे में प्रवेश किया, उसे जहर खिलाया और उसे मार डाला। उसके बाद उसने राजकुमार की आज्ञा का पालन करने के लिए उसके अंतिम शब्दों के बारे में कहानी गढ़ी। वह कहानी कैसी है? उसने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा करते हुए कोई शर्म नहीं आती? एक सेनापति के रूप में तुम्हारी निष्ठा सम्राट के प्रति होनी चाहिए, लेकिन राजकुमार के प्रति फिर भी तुमने ऐसा किया। उन्होंने आगे पूछा, ये पूरी कहानी एक जैसी लग रही थी। जनरल स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा था और उसने शायद खुद ही लड़की को मार डाला था। दुश्मन साम्राज्य आम लोगों को पैसे देकर झूठ बोलने के लिए प्रभावित कर सकते थे, लेकिन जनरल को प्रभावित करने के लिए वह केवल लू वान ही हो सकता था। अब उसे यकीन हो गया था कि यह लू वान की ही योजना थी जो उसे गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले तुम लड़की पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हो, फिर तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हो और अब तुम जनरल लून पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हो। तो केवल तुम ही सही हो और बाकी सब गलत है। ये
इतना बेवकूफी भरा है कि इस समय ये हास्यास्पद लग रहा है। लू वांग ने दक्ष का मजाक उड़ाया, हालांकि उसके दिल के अंदर वह आश्चर्यचकित था कि दक्ष इतनी तेजी से सब कुछ अनुमान लगाने में कामयाब रहा था। मैंने वह सब कह दिया है जो मैं कहना चाहता था। जो लोग मुझ पर विश्वास करना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग मुझ पर संदेह करना चाहते हैं वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ आपकी बात सुनने और झूठे आरोप लगाने के लिए नहीं आया हूँ, दक्ष ने कहा, समझाने में थक गया। इस बिंदु पर वह वास्तव में क्रोधित था और उसने अब और स्पष्टीकरण न देने का फैसला किया। उसने वह सब कह दिया जो वह कह सकता था। उसने अपनी नज़र सम्राट की ओर घुमाई जो चुपचाप बैठा था। सम्राट लू, मुझे अपना फैसला बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे अभी बताओ। चलो देखते हैं कि इस साम्राज्य में सत्य का कोई महत्व है या नहीं, दक्ष ने सम्राट से पूछा। उसका स्वर गुस्से से भरा हुआ था। सम्राट लू जनवे आश्चर्यचकित थे। इतने समय तक उन्हें ससुर कहकर संबोधित करने के बाद दक्ष ने उन्हें सम्राट लू कहा था। क्या वह उनसे बना रहा था? क्या वह उनके जवाब और उनके साथ हुए व्यवहार से निराश था? वैसे भी ये बहुत जटिल था। उसने दक्ष पर भरोसा किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। दक्ष के पास सिर्फ उसके शब्द थे, जबकि आरोपों में पीड़ित उसके बेटे, उसके जनरल और फ्लावर पवेलियन के कार्यकर्ताओं के शब्द थे। उसने जो सुना उससे कई रईसों ने भी ये देखा था। वह क्या कर सकता था? एक ससुर के रूप में वह दक्ष की मदद करना चाहता था और उस पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन एक सम्राट के रूप में उसे निष्पक्ष रूप से देखना था। वह स्थिति में निष्पक्ष नहीं रह सकता था, क्योंकि इसमें उसके दामाद के साथ साथ शाही परिवार की प्रतिष्ठा भी शामिल थी। मंत्रियों, हमें बताओ कि तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ, सम्राट जुनई ने अपने मंत्रियों से पूछा। चूंकि वह अपने पक्षपात के कारण निर्णय नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसे दूसरों से पूछना पड़ा। दक्ष निराशा में अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका। यहाँ वह अजनबियों के सामने खड़ा था। उसे उन लोगों ने अकेला छोड़ दिया जिन्हें वह अपने परिवार का हिस्सा समझता था। अब मंत्री तय करने वाले थे कि क्या वह गलत था। उन पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था। यह इतना निंदनीय आरोप था कि इससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। ये ठीक है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत कुछ देखा है। आप मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय इस सवाल को अपने मंत्रियों को सौंप रहे हैं, दक्ष ने कहा। अल्पविराम, तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ? दक्ष ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसका अहंकार आहत था और वह गुस्से में था। निराशा ने उसके दिल को जकड़ लिया और उसे अपने दिल के अंदर अंधेरा महसूस होने लगा। मैं जा रहा हूँ, मैं इस घिनौनी जगह पर एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता, उसने आह भरते हुए कहा। मिंगू, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो या अपने परिवार के साथ रहना चाहती हो? उसने मिंगू से पूछा। दक्ष, मुझे पता है कि तुम भावुक हो, लेकिन कृपया यहाँ से मत जाओ। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई भी यह नहीं सोचेगा कि तुम गलत हो। कृपया यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ हूँ, मिंगू ने दक्ष से कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे उनकी बेगुनाह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि वे मेरी बेगुनाही का फैसला कर सकते हैं या उन्हें ऐसा करने का अधिकार है तो वे मूर्ख है। दक्ष ने मिंगू की बात अनसुनी करते हुए जवाब दिया। तुम आ रहे हो या नहीं? उसने फिर पूछा। माँ बीमार है, हम अभी नहीं जा सकते, कृपया रुके मेरे लिए, मिंगू ने उम्मीद भरी निगाह से पूछा। हालांकि उसने दक्ष को चोट पहुंचाने के इरादे से ऐसा नहीं कहा था, फिर भी उसके दिल में दर्द की एक झलक महसूस हुई। क्या यह एक अप्रत्यक्ष नहीं था? ठीक है, यही रहो और उसकी देखभाल करो, मैं बाहर रहूंगा, कुछ काम निपटा लूंगा। जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान ने उसकी निराशा को छिपा दिया। एक क्षण भी इंतजार किए बिना वह पीछे मुड़ा और जाने लगा। रुको, तुम अभी नहीं जा सकते, हमने अभी तक ये तय नहीं किया है कि तुम दोषी हो या निर्दोष, सम्राट ने आंखें मूलते हुए कहा। उसे अब सम्राट की तरह व्यवहार करना था, न कि एक चिंतित पिता की तरह। इसके अलावा वह दक्ष को मिंगू को इस तरह छोड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। उसे यकीन नहीं था कि अगर वह चला गया तो वह कभी वापस आएगा या नहीं। दूसरी ओर मिंगू स्तब्ध होकर पीछे रह गई, कुछ भी बोलने में असमर्थ। दक्ष वास्तव में उसे पीछे छोड़ रहा था, वह उसे छोड़ रहा था, वह बोलने के लिए कोई शब्द नहीं जुटा पा रही थी। उसका सारा प्रयास खुद को रोने से रोकना था। दक्ष ने धीरे से मुड़कर सम्राट की आंखों में देखा, जिसे कुछ अजीब लगा। दक्ष की खूबसूरत सुनहरी आंखों में अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ हो रहा था जिसे वह भी नहीं समझ पा रहा था। दक्ष के हाथ में एक काली जंग लगी तलवार दिखाई दी। यह पहली बार था जब उसने सम्राटी के सामने समय की तलवार निकाली थी, जबकि सभी को केवल एक जंग लगी काली तलवार दिखाई दे रही थी जिसमें कोई ताकत या ग्रेड नहीं था। सम्राट देख सकता था कि वह विशेष था। तलवार ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ ऐसी शक्ति है जो उसे भी डरा सकती है। ये तलवार वास्तव में क्या थी, उसने सोचा। दक्ष ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया जिसमें उसने लंबी भारी तलवार पकड़ी हुई थी और सम्राट की ओर बढ़ाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैंने कहा ना, मुझे अपनी बेगुनाही के लिए तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है और मेरे पास यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो एक बार कोशिश करके देखो।
तो मुझे खुशी होगी। सम्राट ने गहरी भौं सिकड़ी, क्या यह आदमी पागल हो गया है? जब उनके पास एक ही साधना थी तब भी दक्ष उसे हरा नहीं सका। हालांकि सम्राट का मानना था कि दक्ष में अच्छी क्षमता है, फिर भी उसके लिए उस पर तलवार नना बहुत जल्दी था। दक्ष शायद अपने आप को ज्यादा आंक रहा था, उसने सोचा। सम्राट ने भौं सरते हुए दक्ष की ओर देखा। उन्होंने कहा, दक्ष मुझे यकीन है कि तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें मजबूर कर रहे हैं, लेकिन कृपया हमें समझो, यह वह प्रक्रिया है जिससे हर कोई गुजरता है। अगर तुम निर्दोष हो तो हम तुम्हें खोज लेंगे, चिंता मत करो। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि आप इसे ढूंढ पाएंगे या नहीं? दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, मैं जा रहा हूं, तुम यहीं रहो और सबको आंकने का अपना छोटा सा खेल खेलते रहो। उसने चलते हुए कहा, गार्डो उसे रोको। सम्राट ने अपने आदमियों को आदेश दिया। ये देखकर कि दक्ष नहीं रुक रहा था, किसी भी हालत में वह दक्ष को जाते हुए नहीं देख सकता था। अगर उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, उसे निर्दोष साबित होने से पहले ही जाने दिया, तो मंत्री सोचेंगे कि वह पक्षपात कर रहा है, नागरिक भी यही सोचेंगे और लोगों का न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा। उसे रुकना था, लेकिन वह खुद को हिला नहीं सकता था। उसने सोचा कि गार्ड ही काफी होंगे। दुर्भाग्यवश वह गलत था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, गार्ड्स ने दक्ष को घेर लिया। बदले में दक्ष ने अपनी तलवार एक गांठ की ओर फेंकी, जो सही समय पर उसकी तरफ भाग गया। तलवार सिंहासन कक्ष की दीवार से टकराए और आश्चर्यजनक रूप से अपनी क्रूर शक्ति से पूरी दीवार को तोड़ दिया। इस तलवार का प्रदर्शन ही सभी को इस सामान्य सी दिखने वाली तलवार की ताकत दिखाने के लिए काफी था। तलवार ने उन दीवारों को नष्ट कर दिया था जो खास सामग्रियों से बनी होती है। इस दीवार को तोड़ना आसान नहीं था। जैसे ही दीवार टूटी, दक्ष ने सम्राट की ओर देखा। जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम रोक सको तो मुझे रोक लो। दुर्भाग्य से तुम नहीं रोक सकते और तुम मिंग्यू के पिता हो, इसलिए मैं हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चला जाऊंगा, उसने शांति से कहा और फिर गायब हो गया। केवल उसकी आवाज ही कक्ष के अंदर गूंजती रही, उसे भरती रही। इस बीच दक्ष कक्ष के बाहर आया और उसने काली तलवार उठा ली। उसके अंदर एक द्वार दिखाई दिया, जिस पर कदम रखते ही वह इस कक्ष से गायब हो गया। वह रॉयल सिटी के ठीक बाहर दिखाई दिया। रॉयल सिटी के बाहर दिखाई देने के बाद भी वह रुका नहीं, वह उड़ता रहा और अपने स्वर्गीय दानव पंखों की मदद से अपनी गति बढ़ाता रहा। वह अभी भी परेशान था, लेकिन उसके चेहरे पर पड़ रही तेज हवाएं उसे राहत पहुंचा रही थी। वह जल्द ही एक खाली पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया, जो ज्यादातर लोगों से रहित लग रही थी। इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद अब वह थोड़ा शांत था और उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया। नहीं, वह आदमी अपने बेटे का पक्ष लेने जा रहा था। उसे मुझ पर भरोसा नहीं था और उसने मंत्रियों से पूछा। जहां तक मंत्रियों का सवाल है, वे मुझ पर विश्वास नहीं करने वाले थे। वे ना तो मुझे जानते हैं और ही मेरे व्यक्तित्व को समझते हैं। यह एक मूर्खतापूर्ण स्थिति थी, किसी भी मामले में मुझे ही दोषी ठहराया जाने वाला था। उसने बड़बड़ा हुए कहा। जब वह चट्टान पर उतरा और रहने के लिए जगह ढूंढने लगा, वह एक ऐसा स्थान चाहता था जहां उसे कोई परेशान न करे, क्योंकि वह भाग्य के नियम को समझता था। जब वह चल रहा था तो उसने एक आवाज सुनी, बस यहीं रुक जाओ। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि अगर तुम डार्क माउंटेन पर आ गए तो तुम बच निकलोगे? बस यहीं रुक जाओ। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि अगर तुम डार्क माउंटेन पर आ गए तो तुम बच निकलोगे? दक्ष पहाड़ की असमान सतह पर चल रहा था, जो हर जगह छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई थी, जिससे उसके पैरों के लिए पकड़ बनाना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। वह कुछ देर के लिए रुकने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तभी उसने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। भौं सिकोड़ना पीछे देखा कि उसे कौन बुला रहा है। क्या लुजुनई के आदमी पहले ही यहाँ आ गए थे? वे इतने जल्दी कैसे आ गए? हालांकि उसने सोचा था कि जो चिल्ला रहा था वह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जब उसने उन लोगों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। ये युवाओं का एक समूह था जो काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे किसी शक्तिशाली संप्रदाय से है। उनके वस्त्रों पर सांप का प्रतीक भी बना हुआ था। वे लोग एक युवती का पीछा कर रहे थे जिसने एक सुंदर लाल गाउन पहना हुआ था। उसका गाउन पैरों से फटा हुआ था। ये स्पष्ट नहीं था कि किसी और ने उसकी पोशाक फाड़ी थी या उसने खुद ही भागने में आसानी के लिए ऐसा किया था। किसी भी मामले में उसकी सुंदर चिकनी टांगे इसी वजह से दिख रही थी। वह महिला 20 साल की लग रही थी। उसके खूबसूरत लाल बाल हवा में उड़ रहे थे जब वह उन आदमियों से बचकर भाग रही थी जो उसका पीछा कर रहे थे। तू कुत्तीर बंद कर, तू वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं भाग सकती। बस रुक जा, हम वादा करते हैं कि हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हमारे युवा मालिक को एक रात अपने साथ रहने दे, इसके बदले में तुझे वह सारी चीजें मिलेंगी जो तू चाहती है। महिला का पीछा करने वाले लोग इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि दक्ष भी उनकी बातें सुन पा रहा था। मैं जहां भी जाता हूं वहां ऐसे ही लोग होते हैं, दुनिया कहां पहुंच गई है? दक्ष ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह कई जगहों पर गया था और दुनिया का बहुत कुछ देखा था, लेकिन हर बार जब वह ऐसी चीजें देखता था तो वह मानवता में और भी अधिक आशा खो देता था। युवा स्वामी और युवा युवतियां वास्तव में सोचते थे कि वे इस दुनिया के राजा हैं जो अपनी इच्छानुसार मानव जीवन
जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई उनका विरोध करता था तो वे इसे अपने अहंकार का मामला बना लेते थे। वैसे भी यह उसे ज्यादा परेशान नहीं करता था, वह यहाँ मदद कर सकता था। दुश्मन सिर्फ धरती के दायरे के साधक थे, वे आकाश के दायरे में भी नहीं थे। स्वर्ग के दायरे की तो बात ही छोड़िए। इससे पता चलता है कि उनका संप्रदाय या परिवार वास्तव में कितना कमजोर था। वैसे भी भले ही वे मजबूत हो, उसे कोई परवाह नहीं थी। वह इसलिए क्रोधित था क्योंकि कोई उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और अब उसके पास उन लोगों पर अपना गुस्सा निकालने का मौका था जो ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। महिला उन पुरुषों से भागती रही, लेकिन जल्द ही उसने दूरी पर दक्ष को देख लिया। दक्ष को देखकर उसे लगा कि उसे उम्मीद मिल गई है, शायद वह व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जल्द ही उसका छेद भर गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दक्ष कितना युवा दिखता है। वह दक्ष में कोई साधना भी नहीं देख पा रही थी। यह उसके लिए निराशा की बात थी। उसे नहीं लगता था कि वह उसकी मदद कर सकता है। वैसे भी अगर वह उसकी मदद करने की कोशिश भी करता तो वह मर ही जाता। वह किसी अजनबी को अपनी खातिर बेकार की मौत मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी दिशा थोड़ी बदली और गार्डों के साथ साथ दक्ष से भी दूर भागने लगी। दिलचस्प है तो वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। खैर यह प्यारा है, जो लड़की खतरे में है वह दूसरों को बचाने की कोशिश कर रही है, बुरा नहीं है। दक्ष ने उसकी हरकतें देखने के बाद अपनी ठड्डी को रड़ते हुए कहा। उसके लिए ये समझना आसान था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी और वह ये भी समझ गया कि क्यों। मुझे लगता है कि इससे मुझे अपनी बात कहने का एक और कारण मिल गया है। वैसे भी मैं अभी भी पहले से थोड़ा गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा और अपनी बाएं ओर चलने लगा। यह उसी दिशा में था जहां महिला भाग रही थी, इसलिए यदि वह नहीं रोका तो वह उसके सामने ही समाप्त हो जाएगा। वह बहुत तेज भी नहीं चल रहा था, बस अपनी सामान्य शांत गति से चल रहा था। वह बेवकूफ, क्या वह देख नहीं सकता वह वहां क्यों घूम रहा है? लाल बालों वाली महिला ने सोचा और दक्ष की हरकत देखकर भौं सी खोल ली। यह बेवकूफ दिशा बदलने के कारण वह पहले ही दुश्मनों को कुछ दूरी पर आने दे चुकी थी। अगर वह फिर से ऐसा करती तो उसके लिए यह और भी खतरनाक हो जाता। वह फिर ऐसा नहीं कर सकती थी। जो भी हो वह कमजोर है। वह वैसे भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं करेगा। उसे पता होना चाहिए कि वह कहाँ खड़ा है। ये लोग भी उससे परेशान नहीं होंगे, इसलिए मैं उसके लिए अपनी गति कम नहीं कर सकती, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया और अपनी पूरी गति से दौड़ना जारी रखा। लड़की उनसे कम साधना करने के बावजूद बहुत तेज है। दक्ष ने स्थिति को देखते हुए सोचा उसका पीछा करने वाले ज्यादातर लोग पृथ्वी क्षेत्र के मध्य चरणों में हैं, जबकि वह निचले स्तरों में है। फिर भी वह दूरी बनाए रख सकती है, वास्तव में बुरा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह भी उसके लिए सौभाग्य की बात है कि यह लोग उड़ नहीं सकते। भूभाग भी उसकी मदद कर रहा है। कुछ ही मिनटों में वह महिला दक्ष के पास पहुंच गई। वह उसके चेहरे को देखती रही और उसके पास से भागते हुए उसके कानों में धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, हस्तक्षेप मत करो। वह भागती रही जबकि उसका पीछा कर रहे लोग उसे रुकने के लिए चिल्लाते रहे। जैसे ही महिला दक्ष के पास से गुजरी वह उस महिला के बीच में रह गया जिसकी पीठ उसकी ओर थी और वे पुरुष जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। अरे कमीने, भाग जा किनारे पर, लोगों ने दक्ष पर चिल्लाते हुए कहा जो बीच में खड़ा था। वे उसकी वजह से अपनी गति धीमी नहीं करना चाहते थे। दक्ष के होठों से एक निराश भरी आह निकली और उसने अपना सिर हिलाया। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो हस्तक्षेप मत करो। हम शानदार प्रकृति सांप संप्रदाय प्राप्त कर रहे हैं। यदि तुम नहीं रुके तो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कैसे मर गए। पुरुषों ने एक बार फिर दहाड़ लगाई क्योंकि उन्होंने देखा कि दक्ष उनकी बात नहीं सुन रहा था। दक्ष ने एक बार फिर उनकी उपेक्षा की, इसके बजाय वह हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो जबकि सम्राट लू नहीं मार सकता था? उसने पूछा और उसकी आंखें अचानक तीखी हो गई। उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार दिखाई दी जिसे उसने आलस से उन लोगों की ओर घुमाया जो उसकी ओर भाग रहे थे। उसकी तलवार से प्रकाश की एक छोटी सी किरण निकली और उन लोगों की ओर बढ़ी जो उसकी ओर भाग रहे थे। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उन पर हमला करेगा, वह भी इतनी तेजी से। दक्ष ने जब उन पर हमला किया तो वे लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन पर हमला होगा, इसलिए उन्होंने कोई सावधानी भी नहीं बरती। वे केवल देख सकते थे कि कैसे प्रकाश की तेज किरणें उड़कर उन्हें दो टुकड़ों में काटने के लिए आ रही थी। उनके आधे शरीर जमीन पर गिर गए। मरने के बाद भी उनकी आंखें खुली रही। तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, दक्ष ने आह भरते हुए कहा और तलवार को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। इन लोगों से निपटने में उसे बस एक सेकंड लगा। अब जब उसका काम खत्म हो चुका था और वह आजाद था तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या महिला अभी भी भाग रही है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी भाग रही थी। शायद उसे यह एहसास नहीं था कि उसका पीछा करने वाले लोग पहले ही मर चुके थे। वैसे भी उसे रोकने की जरूरत भी नहीं थी, उसने खुद ही उसे ऐसा करने से मना किया था, इसलिए वह उसे रोकने वाला नहीं था। वैसे भी वह शायद जल्द ही वापस लौटने वाली थी। उसका इंतजार करने के बजाय वह वहां से चला गया। उसे अपना काम करना था। महिला आखिरकार वापस मुड़ी, लेकिन वह ऐसा 5 मिनट बाद कर पाए। जब वह वापस मुड़ी तो उसे आश्चर्य हुआ कि वे लोग उसे रुकने
रुकने के लिए क्यों नहीं कह रहे थे और ये देखने के लिए क्यों नहीं कह रहे थे कि वह उनसे कितनी दूरी पर है। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले वह उन लोगों को नहीं ढूंढ सकती थी। वह इतनी दूर आ गई थी कि वह उनके शरीर को भी नहीं देख पा रही थी। उन्हें देखना तो दूर की बात, वह दक्ष को भी नहीं देख पा रही थी। क्या हुआ? क्या उन्होंने मेरा पीछा करना बंद कर दिया? वह आश्चर्य से बाहर देखती हुई बोली, क्या वे पहले उस नौजवान को मारने के लिए रुके थे? वह सोचने लगी कि दक्ष ही उन लोगों का कारण था जो उसका पीछा नहीं कर रहे थे। दुर्भाग्य से वह सिर्फ आधी ही सही थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे लोग दक्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि दक्ष ने उन्हें पहले ही मार दिया था। दक्ष ने भौं सिकोड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, अब तक तो वह मर चुका होगा। अगर मैं वापस भी जाऊं तो भी मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। मैं बस इतना ही कर सकती हूं कि मुझे जो मौका मिला है उसका इस्तेमाल करके भाग जाऊं, उसने कहा और फिर से भागने लगी। मुझे लगता है कि यह पहाड़ वास्तव में एक अच्छा विकल्प नहीं है। यहाँ कोई गुफा नहीं है और मैं खुले में नहीं रह सकता। यह उतना अलग थलग नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगर संप्रदाय के सदस्य एक बार यहाँ आ सकते हैं तो वे यहाँ फिर से आ सकते हैं। मुझे खुद को असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए, दक्ष ने सोचा और भौं सिकोड़ ली। उसने बहुत खोज की लेकिन पहाड़ के अंदर कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो मैं खुद ही एक बना सकता हूँ, उसने एक विचार के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाया। वह वही तरकीब इस्तेमाल करने जा रहा था जो उसने तब इस्तेमाल की थी जब वह दुनिया के आखिरी परीक्षण में स्वर्ग के दायरे में घुस गया था। वह जमीन के अंदर एक गुफा बनाने जा रहा था जिसे वह ढकने वाला था। मुझे भी किसी की मदद की जरूरत होगी। अगर कोई मुझे ढूंढ ले तो मुझे सुरक्षा की जरूरत होगी। यहाँ के लोग इतने मजबूत नहीं है, इसलिए जी किंग एक अच्छा विकल्प होना चाहिए। वह अब काफी मजबूत है, मैं उसकी मदद के लिए जिया को भी रख सकता हूँ। उसने अपनी ठड्डी को रगड़ हुए एक योजना के बारे में सोचने की कोशिश की। ओह ठीक है, यह मुझे याद दिलाता है जिया, मैंने उसे नकली दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए समुद्र के अंदर भेजा था। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसे वापस बुला लेना चाहिए। क्या उसने अपना काम पूरा भी किया? यकीन नहीं होता कि मैं उसे भूल गया। दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। आंतरिक दुनिया मेरे द्वारा नियंत्रित है, मैं इसे बना सकता हूँ, इसलिए वहाँ समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इससे वहाँ नए जीवन का विकास आसान हो जाएगा। यह मनुष्यों के साथ एक सामान्य दुनिया की तरह बन जाएगा। मैं इसे और भी अधिक प्रगति करने के लिए कुछ साधना ज्ञान भी वहां डालूंगा। कुछ ही महीनों में ये कम से कम उस पिछड़े राज्य के बराबर हो जाएगा जहां उच्चतम साधना पृथ्वी क्षेत्र थी। यह इसे जितना संभव हो सके उतना घर के करीब बना देगा। मेरा परिवार भी वहां सबसे मजबूत होगा और आबादी के कारण वे अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। समय के साथ मैं दुनिया को और भी बेहतर बना सकता हूं, उन्होंने कहा जैसे कि वह खुद से बात कर रहे थे। जब वह खुले में बात कर रहा था तो कसन उसे सुन पा रही थी। वह जानती थी कि उसने स्वर्ग के दायरे में सफलता के साथ एक आंतरिक दुनिया बनाई थी, लेकिन वह भी नहीं जानती थी कि उसने वास्तव में दो आंतरिक दुनियाएं बनाई थी। क्या तुम सचमुच अपनी आंतरिक दुनिया में ये बदलाव करना चाहते हो? उसने दक्ष से पूछा। हाँ, क्या कुछ गड़बड़ है? दक्ष ने पूछा उसे समझे बिना। आपने पिछली बार अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को मारने के लिए आंतरिक दुनिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। अगर आप इसे एक आबाद दुनिया बनाते हैं तो आप उस दुनिया के लोगों को मारे बिना ऐसा नहीं कर सकते। संक्षेप में, आप केवल दो में से एक चुन सकते हैं, इसे एक हथियार के रूप में रखें या इसे अपने परिवार के लिए एक दुनिया के रूप में रखें। जुन ने समझाया, आपका परिवार पहले से ही नकली दुनिया में काफी सहज है, वैसे भी यह वास्तविक दुनिया से अलग नहीं है। एकमात्र अंतर यह हो सकता है कि आप इसे जितना चाहे उतना नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और जनसंख्या कम है, लेकिन इसके अलावा आपको उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी आंतरिक दुनिया को हथियार के रूप में रखना लंबे समय में बहुत बेहतर होगा, उसने आगे बताया। दक्ष ने अपना सिर हिलाया, उसकी बातें सच में समझ में आई। दुनिया को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना वाकई अच्छा था। दुर्भाग्य से वह आसानी से ऐसा कर सकता था। इसके अलावा उसने पहले से ही इसके बारे में सोचा था। जिनको यह नहीं पता था कि उसके पास एक नहीं बल्कि दो आंतरिक दुनियाएं थी, वह आसानी से दोनों काम कर सकता था। उन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया था कि अपनी एक आंतरिक दुनिया को सामान्य दुनिया बनाएंगे, जबकि दूसरी आंतरिक दुनिया को और अधिक प्रभावी हथियार बनाने के लिए उसमें समायोजन करेंगे। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, उन्होंने जून से कहा। तुम्हें सूचित करना मेरा कर्तव्य था, तुम मेरा सुझाव मानो या ना मानो ये तुम पर निर्भर है। जून ने बात करना बंद करते हुए कहा। दक्ष के लहजे से वह पहले ही समझ गई थी कि वह उसकी बात नहीं सुनने वाला था। जुन, एक मिनट के लिए बाहर आओ, कुछ जरूरी बात है। मैं तुम्हें यह नहीं बताना चाहता था क्योंकि तुम खुद इसके बारे में नहीं जानते हो, इसलिए यह पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अब बता देना चाहिए, वैसे भी बहुत समय हो गया है। दक्ष ने गंभीरता से कहा। जून को आश्चर्य हुआ कि वह इतना गंभीर क्यों था। क्या कुछ हुआ था? वह उसके सामने आ गई। यह क्या है, ये क्या है? दक्ष ने उससे पूछा जब उसने उसे गंभीरता से पुकारा और वह उसके सामने आए। उसकी सुंदर लंबी पोशाक उसके शरीर के चारों ओर कसकर बंधी हुई
थी, केवल पैरों के पास वह ढीली थी जहां वह हवा के साथ हिल रही थी, जिसे देखकर कुछ आश्चर्य हो रहा था क्योंकि वह वास्तव में एक आत्मा थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा, मैं इसे गुप्त रखना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगी, लेकिन मैं इसे गुप्त नहीं रख सकता, दक्ष ने जवाब दिया और वह जून के करीब गया जो अभी भी उलझन में थी कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था। दक्ष ने अचानक अपना हाथ उठाया और जून के गालों को चुटकी से दबाते हुए मुस्कुराया, बहुत समय हो गया जब से मैंने तुम्हारे गालों को छुआ है, मुझे इसकी याद आती है। अरे मुझे आजाद करो, जून ने चिल्लाते हुए खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। नहीं, मैं तुम्हें तभी रिहा करूंगा जब तुम कहोगी कि मैं तुम्हारा मालिक हूं और मुझे सबसे अच्छा पता है, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। जून के साथ खिलवाड़ करने से उसका मूड हल्का हो गया था, इसके अलावा वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके मुलायम गालों को दबाना बहुत अच्छा लग रहा था। कभी नहीं, मुझे अभी आजाद करो, मुझे मत काटो। जून ने वह कहने से इनकार कर दिया जो वह कहना चाहता था। वह उसे मालिक के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी? वह अपने दिमाग में मालिक थी। मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम नहीं। मुझे अब और परेशान मत करो, उसने दक्ष से कहा। तुम मास्टर हो, ठीक है, फिर देखो मैं अपने मास्टर के गालों पर चुटकी काटता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वह उसे मुक्त नहीं करने वाला था। ठीक है, मैं कह दूंगा तुम मालिक हो और तुम्हें पता है कि क्या अच्छा है, अब मुझे आजाद करो, खुद को मुक्त करने में असमर्थ जून ने ये कहते हुए हार मान ली। अच्छी लड़की, दक्ष ने संतोष में अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने फिर भी उसे मुक्त नहीं किया। अरे अब मुझे आजाद करो, मैंने वही कहा जो तुम चाहती थी, जून ने दक्ष से कहा, क्योंकि उसने अभी भी उसे रिहा नहीं किया था। मुझे एक और बात बताओ, दक्ष ने जूनम की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा। क्या? मुझे बताओ कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, दक्ष ने लापरवाही से पूछा। उसके अनौपचारिक शब्दों ने जूनम को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया था। वह थोड़ा हैरान था। तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? उसने अज्ञानता पूर्वक दक्ष से पूछा। अरे मैं यह नहीं कह रहा कि तुम ऐसा करोगी, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? दक्ष ने पलटकर पूछा। क्या मुझे ये भी कहने की जरूरत है? बिल्कुल, अब मुझे आजाद कर दो, उसने दक्ष से कहा। दक्ष ने देखा कि वह विषय को तेजी से बदल रही है, लेकिन उसने इस पर जोर नहीं दिया। वह बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कुछ कहती है या नहीं, उसे पहले से ही पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि वह उन चीजों को भी जानता था जो जून को भी नहीं पता थी। अंततः उसने कसू के गालों को आजाद कर दिया। अब अपने मालिक को पर परेशान मत करो, मेरे पास तुम्हारे साथ झंझट करने के अलावा और भी काम है, मुझे एक गुफा बनाने की जरूरत है, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा। वह जमीन की ओर देखने लगा। उपयुक्त स्थान का चयन करने के बाद उन्होंने अपनी खेती की मदद से जमीन खोदना शुरू किया, जिससे ये काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया। कुछ ही मिनटों में उसने भूमिगत गुफा का काम पूरा कर लिया। काम पूरा करने के बाद वह बाहर आया और गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया, जिससे उसे देखना असंभव हो गया। इतना ही नहीं, उसने प्रवेश द्वार को मिट्टी से भी भर दिया। अगर कोई अंदर जाना चाहता था तो उसे फिर से खुदाई करनी पड़ती। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र खुला छोड़ दिया तथा हवा के अंदर आने के लिए रास्ता भी छोड़ दिया। अब तैयारी पूरी हो गई, उसने बुदबुदाते हुए जमीन की ओर देखा जो सामान्य सी दिख रही थी। कोई नहीं जान सकता था कि जमीन के नीचे एक छोटा सा कमरा था। जब तक उसने अपना काम खत्म किया तब तक जुन भी गायब हो चुका था। जिया ठीक है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी चेतना को नकली दुनिया के अंदर भेजा, ये देखने के लिए कि क्या जिया ने अपना काम पूरा कर लिया है। वह वहां है, वह समुद्र से बाहर आ गई है, ऐसा लगता है कि उसका काम खत्म हो गया है, उसने कहा, क्योंकि उसे वह जल्द ही मिल गई थी। वह तुरंत उसे नकली दुनिया से बाहर ले आया। जिया दक्ष के सामने है, उसके कपड़े अभी भी गीले थे जो उसके शरीर से चिपके हुए उसके उभार को उजागर कर रहे थे। दक्ष ने अपनी नजरें जिया के चेहरे पर टिकाए रखी। उसके बाल अभी तक सूखे नहीं थे, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। दुर्भाग्य से दक्ष पर यह बेकार था जो जानता था कि वह सिर्फ एक कठपुतली थी और कोई सामान्य लड़की नहीं थी। जिया, क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था? ने जिया से पूछा। हालांकि वह जानता था कि अब तक उसने ये काम कर लिया होगा, फिर भी वह उसकी बात सुनना चाहता था। मैंने वैसा ही किया जैसा आदेश दिया गया था। वह ताबीज उस जगह जमीन के नीचे दबा हुआ है जहां द्वार जाता था। जिया ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। यह अच्छी बात है, दुर्भाग्य से नकली दुनिया पिछली दुनिया से जुड़ी हुई है। अब जब मैं वहां नहीं हूं तो मैं नहीं जान सकता कि वह ताबीज वास्तव में कहाँ है, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं है। वैसे भी मुझे अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अब नकली दुनिया में नहीं रहेंगे। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी हड्डी को उत्सुकता से रगड़ा। मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें इस बेकार काम पर भेजने के लिए मुझे खेद है, वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है और वह है मेरी सुरक्षा करना। मैं एकांत में जा रहा हूँ और मुझे परेशान नहीं किया जा सकता। भले ही मैंने एक सुरक्षित जगह बना ली है और पकड़े जाने की संभावना कम है, फिर भी मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसने जिया से कहा जो तुरंत सहमत हो गई। यह अच्छी बात है, अभी के लिए तुम वापस जाओ, चूंकि मैं तुम्हारे साथ अंदर टेलीप नहीं कर सकता, इसलिए जब मैं अंदर होऊंगा तो तुम्हें फोन करूंगा, उसने जिया को वापस भेजने से पहले कहा। जिया के वापस आने के बाद गायब होने से पहले उसने आखिरी बार अपने आसपास के माहौल पर नजर घुमाई। वह उस कमरे के अंदर प्रकट हुआ जिसे उसने भूमिगत बनाया था। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने जुन को आवाज दी, उसने जी क्विन को भी आवाज दी। यह कौन सी जगह है? पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम महल में रहने वाले हो और महीनों तक हमसे संपर्क
नहीं कर सकते, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। ये जगह मुझे महल जैसी नहीं लगती। जैसे ही क्वीन बाहर आया उसने उसे कुछ भी समझाने का मौका दिए बिना ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। दक्ष ने उसे बताया कि उसके पिता से बात करने के बाद क्या हुआ था और कैसे उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। उसने जो कहा उससे झक अविन दंग रह गई, लेकिन वह और भी अधिक दंग रह गई जब उसे पता चला कि आगे क्या हुआ और कैसे दक्ष गुस्से में वहां से निकल गया और मिंगू को पीछे छोड़ दिया। तुम मूर्ख हो, तुमने मिंगू को पीछे छोड़ दिया। जकविंग ने पूरी कहानी सुनने के बाद खुद पर हाथ मारते हुए समझाया, तुम मूर्ख हो, तुमने मिंगू को पीछे छोड़ दिया। जिविन ने दक्ष के बारे में सुनने के बाद उससे शिकायत की, मुझे क्या करना चाहिए था, वह अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी और मैं उसके पिता से थोड़ा नाराज था। वैसे भी मुझे दूसरों की दया पर रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं चला गया। चिंता मत करो, मैं उसे वापस लेने के लिए जल्द ही वापस जाऊंगा, तब तक उसकी माँ ठीक हो जानी चाहिए। लंगचेब ने जवाब दिया, क्या होगा अगर वह अभी भी सहमत नहीं हुई, क्या होगा अगर वह अभी भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। जीविन ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ पूछा, अगर वह अब भी नहीं आना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे और समय दूंगा। दक्ष ने जवाब दिया, दूसरे शब्दों में आप उसे फिर से छोड़ देंगे। जकविंग ने चिंतित होकर कहा। दक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, मैं वहीं रहूं और उस अपराध के लिए उसके पिता की सजा स्वीकार करूं जो मैंने किया ही नहीं। आप स्पष्ट कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि वे समझ जाएंगे। मिंगू को मत छोड़ो क्योंकि किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। जीक्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने समझाने की कोशिश नहीं की। दक्ष ने जकविन की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या वह सचमुच सोचती थी कि वह मूर्ख है जो अपनी बात नहीं समझा रहा है। मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा किया होगा, लेकिन फिर भी ये समझाना बहुत मुश्किल है। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वह ये है कि तुम्हें उसके पिता को एक मौका देना चाहिए था, शायद वह तुम्हें सजा न देता। जैक्विन ने कहा, उसे यह सोचना मुश्किल हो रहा था कि वह स्वीकार्य रूप से क्या कहना चाहती थी। क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे मुझे उसकी दया पर रहने के लिए कहना। खैर, इतना काफी है, अब इस बारे में बात मत करो। मैं मिंदू को हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, उसे उसके परिवार के साथ रहने देना अलग बात है। दक्ष ने जवाब दिया, इसके अलावा मुझे समझने के लिए अपना दिमाग साफ रखना होगा, इसलिए अभी इस बारे में बात मत करो। जब मैं समझ पूरी कर लूंगा तो मैं सोच सकता हूँ कि क्या करना है। उसे सोचने का समय दो, उन्होंने आगे कहा, अभी के लिए बस मेरी बात सुनो, ठीक है। जकविन ने उसे और परेशान नहीं किया और सुनना शुरू कर दिया। मैं गहरी समझ की अवस्था में चला जाऊंगा। यह एक दिन तक चल सकता है या एक महीने तक चल सकता है, ये लंबे समय तक भी चल सकता है, इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो किसी अप्रत्याशित स्थिति में मेरी रक्षा कर सके, जहां कोई हमें ढूंढ ले। दक्ष ने जकविन को समझाया, इस समय हम एक पर्वत श्रृंखला में भूमिगत है, मैंने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, किसी के लिए भी हमें यहाँ ढूंढ पाना असंभव है, लेकिन अगर वे यहाँ आ भी जाए तो उन्हें मार डालो, और अगर वे अधिक शक्तिशाली है और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें नहीं मार सकते तो इसका इस्तेमाल करो। उसने उसे एक तावीज देते हुए कहा, ये क्या है? जकविन ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह तावीज क्या है। यह एक टेलीप तावीज है जिसे मैंने हाल ही में खरीदा है। अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर है तो इसका इस्तेमाल करें, हम सभी कहीं दूर टेलीप हो जाएंगे, बस इतना ही, किसी भी हालत में अपनी जान जोखिम में मत डालना, ठीक है? जिकिन ने ताबीज लेते हुए सिर हिलाया, मैं बाकी सब संभाल लूंगी, चिंता मत करो और शांति से खेती करो और जल्दी से वापस आ जाओ, यह मेरी अच्छी लड़की की तरह है, जिया यहाँ रहकर तुम्हारी मदद करेगी। इसके अलावा इस स्टोरेज रिंग में सारा खाना और वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत हो सकती है, तुम्हें इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। दक्ष ने उसे एक चांदी की स्टोरेज रिंग देते हुए कहा, यह एक बहुत महंगी स्टोरेज रिंग थी जो उसे तब मिली थी जब उसने पिछली बार खजाना लूटा था। अगर उसने अपनी प्राचीन अंगूठी को छोड़ दिया तो इस चांदी की अंगूठी में सबसे ज्यादा स्टोरेज स्पेस था। उसे अंगूठी पहनाने और कुछ निर्देश देने के बाद वह एक कोने में चला गया और आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। वह सीधे भाग्य के नियम को समझने में नहीं लगा, इसके बजाय उसने अपनी आंतरिक दुनिया में कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने दो आंतरिक दुनिया में से एक के समय को जितना संभव हो सके उतना तेज कर दिया ताकि वह एक सभ्यता विकसित कर सके, साथ ही कुछ चीजें अंदर भेज दी ताकि जब जीवन आए तो वे तेजी से बढ़ सके। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें से अधिकांश असंभव होती अगर उसके पास भ्रम का नियम न होता जो उसे असंभव चीजों को संभव बनाने का ज्ञान देता। इसने उसे अपनी नकली दुनिया के अंदर कई चीजें बनाने की अनुमति दी। अपनी आंतरिक दुनिया में वह सभी परिवर्तन करने के बाद जो वह करना चाहता था, उसने अपनी आंखें फिर से खोली, उसके होठों से एक गहरी आह निकली, उसे लग रहा था जैसे वह हजारों सालों से चल रहा हो। उसने जो बदलाव किए थे वे कुछ भी नहीं लग रहे थे, लेकिन वह अभी पूरी तरह से ऊर्जाहीन था। पानी की बोतल निकालकर उसने एक घूंट पिया। क्या हुआ? जकविन ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूँ, चिंता मत करो। बात करते करते उसने पूरी
पूरी बोतल पी ली। हालांकि इससे उसे ज्यादा ऊर्जा नहीं मिली, लेकिन उसे अब उतनी प्यास भी नहीं लगी थी। खाली बोतल वापस भेजते हुए वह अंततः भाग्य कानून का गोला बाहर ले आया। यह एक सुंदर गोला था जिसकी चमक से पूरा कमरा भर गया था, यहाँ तक कि जिकिन भी आश्चर्यचकित थी। यह उसका पहली बार था जब उसने लुओब देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतनी सुंदर चीज भी मौजूद है। वह अपनी आंखें बंद करके दक्ष को देखती रही जिसने लुओब पहना हुआ था। जैसे ही उसने भाग्य के नियम के गोले को छुआ वह और भी अधिक चमकने लगा। यह इतना चमकीला था कि जिक्विन को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। केवल जिया की आंखें खुली थी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही दक्ष ने कानून के गोले को छुआ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चेतना को कानून के गोले में खींचते हुए उसके शरीर से बाहर निकाला जा रहा हो। कुछ ही मिनटों में उसने खुद को एक अलग जगह पर पाया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन इस जगह की हवा बहुत अलग लग रही थी। इसमें कोई क्यूई नहीं थी, यह कहीं प्रदूषित भी लग रहा था। वह वास्तव में कहाँ है? उत्सुकतावश उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या बिल्ली है? जैसे ही दक्ष ने अपनी आंखें खोली उसने खुद को एक दालान में खड़ा पाया। बहुत से छात्र महल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने उस जगह को पहचान लिया। ये धरती पर उसके कॉलेज का गलियारा था। यह वही जगह है जहां वह पिछले जन्म में पढ़ाई किया करता था। आखिर वह यहाँ क्या कर रहा था? यह नियति के नियम का काम था। वह ये बात समझ गया, लेकिन फिर भी उसे यहाँ लाना थोड़ा उलझन भरा था। चिन, तुम नहीं आ रहे हो? तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जैसे ही दक्ष खड़ा हुआ उसने एक परिचित आवाज सुनी। सीधे सामने देखने पर उसने देखा कि एक युवक उसकी ओर हाथ हिलाकर उसे जल्दी आने को कह रहा था। जल्दी आओ। दक्ष भयभीत खड़ा था क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा जो उसे बुला रहा था। यह उसके पिछले जन्म का एक दोस्त था। वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। यह आदमी भी यहाँ था। सौभाग्य से दक्ष को अभी भी अपने दूसरे जीवन की बातें याद थी। वह जानता था कि वह नियति के नियम को छूने के बाद यहाँ आया था, इसलिए शायद यह असली नहीं था। यह मेरी पुरानी दुनिया का पुनर्निर्माण होना चाहिए जिससे मुझे भाग्य के नियम को समझने में मदद मिले, लेकिन इससे मुझे कुछ सीखने को कैसे मिलेगा? अजीब है, उसने सोचा और वह उस आदमी की ओर बढ़ने लगा जो उसे बार बार बुला रहा था। किसी भी स्थिति में वह केवल उसके साथ चल सकता था और देख सकता था कि भाग्य ने उसके लिए क्या रखा है और वह किस प्रकार उसकी मदद करने की आशा कर रही है। यार, तुम्हें वहाँ क्या हुआ? तुम बस एक टूटी हुई मूर्ति की तरह वहां खड़े रहे। मुझे मत बताना कि अब तुम्हारे मन में दूसरी बातें आ रही हैं। काले बालों वाले आदमी ने दक्ष से पूछा, किस बात पर दोबारा विचार कर रहे हैं? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले उसे अपनी स्थिति को समझने की जरूरत थी ताकि वह और अधिक काम कर सके। आपके प्रस्ताव पर पुनर्विचार? आपने आज ही लिन को प्रपोज किया है, क्या आप इसके बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं? काले बालों वाले व्यक्ति ने पूछा। आहलिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आज कौन सी तारीख है? दक्ष ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या ये वही दिन है जिस दिन उसने अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया था। हम, ये कौन सा सवाल है? आज 4 मार्च है। हुलिया ने दक्ष से पूछा। क्यों, कुछ नहीं है? दक्ष ने अपनी घड़ी देखते हुए सहजता से जवाब दिया। ये पुष्टि हो गई थी कि यह वही दिन था। इसके अलावा लिन को प्रपोज किए हुए उसे सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था। कॉलेज छोड़ने का समय आ गया था। पिछली बार भी वह इसी समय यहाँ से निकला था और हुलिया से अलग हुआ था। तभी उसकी भिड़ंत चोर से हुई जिससे उसकी मौत हो गई। यह पत्थर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वैसे भी मैं इस बार नहीं मरूंगा। चलो देखते हैं कि अगर मैं बच जाता तो क्या होता, उसने सोचा और अपने दोस्तों के साथ इस जगह से बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे मन में कोई दूसरा विचार नहीं है? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण भी हो सकता है। वैसे भी कल उसके साथ तुम्हारी डेट है। मुझे यकीन है कि अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाकर तुम्हें अपनी भावनाओं में और स्पष्टता मिलेगी, लिया ने दक्ष से कहा और उसके कंधे पर थपथपा आया। दक्ष ने सहजता से अपना सिर हिलाया। अपने पिछले जन्म में उसे मरने से पहले पहली डेट पर जाने का अवसर भी नहीं मिला था। मुझे ये निराशाजनक लगा। क्या ये पत्थर उसे ऐसा अनुभव करने का अवसर दे रहा था? किसी भी मामले में ऐसा लग रहा था कि उसकी पुरानी इच्छा इस जीवन में पूरी हो सकती है, भले ही वह उसके लिए वास्तविक ना हो। ठीक है, यहीं पर मैं अलग हो जाऊंगा। डेट के लिए शुभकामनाएं भाई। कुछ देर बाद हुलिया और दक्ष एक चौराहे पर पहुंच गए। यह वही जगह थी जहां वे पिछली बार अलग हुए थे। धन्यवाद, मुझे यकीन है कि इस बार मुझे किस्मत का साथ मिलेगा। दक्ष ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया और अपने आदमियों से अलग दिशा में चला गया। दक्ष उसी सड़क पर चल रहा था जहां पिछली बार उसकी मौत हुई थी। हालांकि पिछली बार से अलग वह अब ज्यादा तैयार था। वह शांति से चलता रहा और पिछली बार की तरह चोर के आने का इंतजार करने लगा। चोर को रोको, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। उसने अपने पीछे से एक चिल्लाहट सुनी। अपने मन में दक्ष को पहले से ही सब कुछ पता था। वह पिछली बार भी इस स्थिति से गुजरा था, इसलिए उसे ठीक ठीक पता था कि उसके पास कितना समय है और वह आदमी किस दिशा से आने वाला है। वह ये भी जानता था कि उसे कितने सेकंड लगेंगे। अपने शरीर को कसते हुए दक्ष ने पीछे देखे बिना ही हमला करने की तैयारी कर ली। 5-4 वह मन ही मन गिनती करता रहा। तथापि जैसे ही वह एक के पास पहुंचा वह एक विशेष कोण पर लात मारते हुए अपनी बाएं ओर चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी
लात सीधे उन आदमियों की टांगों के बीच लगी थी, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा और अपनी गेंदों को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। पीले चेहरे वाले उस आदमी को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वह जमीन पर पड़ा था। यही तो मुझे पिछली बार भी करना चाहिए था, दक्ष ने जमीन पर पड़े आदमी को देखते हुए कहा। यह वही चोर था जिसने पहले उसकी हत्या की थी। उसने चोर के हाथ से पर्स ले लिया और उसे उस महिला को दे दिया जिसका पर्स था। फिर उसने उस आदमी को फिर से लात मारी जिससे वह बेहोश हो गया। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? उसने महिला से पूछा जिसने अपना सिर हिलाया। पुलिस को बुलाओ, उनके आने से पहले उसे नहीं उठना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसके हाथ बांध दूंगा ताकि अगर वह जाग भी जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसने पास में बड़ा एक तार उठाया और चोर के हाथ पैर बांध दिए उसके जाने से पहले। अरे रुको, क्या? दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए पूछा। आपने मेरा पर्स बचा लिया, मुझे इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। महिला ने अपना पर्स खोलने से पहले दक्ष से कहा। उसने एक सिक्का निकाला और उसे दक्ष को देने की कोशिश की, जिसने उसे अजीब नजरों से देखा। उसने उसके पैसे बचाए थे और वह महिला उसे एक सिक्का दे रही थी। क्या उसे लगा कि वह कोई भिखारी है या कुछ और? यह महिला कितनी बेशर्म थी। हालांकि वह इनाम नहीं चाहता था, फिर भी यह अजीब था। उसके लिए एक सिक्का देने से बेहतर था कि वह कुछ भी ना दे। इससे उसे और भी बुरा लगा। उसने एक सिक्के के लिए अपनी जान गंवा दी। इसे अपने पास ही रखो, मेरी तरफ से एक कैंडी या कुछ और ले लो, उसने जाने से पहले महिला से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। महिला कुछ क्षण तक अचंभित होकर उसे देखती रही। हम कितना बदतमीज लड़का है, उसने बहुत देर बाद आंखें घुमाते हुए कहा। दक्ष अपने घर पहुंचा जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने याद किया था। ये तीनों पड़ोस में सबसे आलीशान घर नहीं था, लेकिन उसके लिए ये किसी भी महल से बेहतर था जिसे उसने देखा था। अब जब वह अपने घर के सामने खड़ा था तो वह थोड़ा भावुक भी लग रहा था। वह बहुत दिनों से अपने माता पिता से मिलना चाहता था। हालांकि यह वास्तविक नहीं था, कम से कम उसके पास एक और अवसर तो था। यह एक ऐसा जीवन था जिसे वह जी सकते थे, लेकिन उन्हें कभी जीने का अवसर नहीं मिला। दक्ष अपने घर के सामने खड़ा होकर बस उसे देख रहा था। बहुत समय हो गया है। वह इस घर में प्रवेश करना तो चाहता था, लेकिन वह इस घर को अपनी यादों में सहेज कर रखना भी चाहता था क्योंकि बाद में उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। कुछ मिनटों के बाद जब उसे लगा कि अब बहुत हो गया तो उसने गहरी सांस ली और फिर अपना पहला कदम आगे बढ़ाया। यह उस परिवार की ओर उसका पहला कदम था जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से चाबियां निकाली। उसने चाबी लेकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। माँ, मैं घर आ गया हूँ। ओह, तुम यहाँ हो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मेज पर रख देती हूँ। जैसे ही उसने आवाज लगाई उससे रसोई से अपनी माँ की आवाज आती हुई सुनाई दी। माँ, दक्ष ने उस आवाज को पहचानते हुए धीरे से कहा। यह वह आवाज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वह कई साल पहले मर चुका था। यह उसकी माँ की आवाज थी। एक क्षण के लिए तो उसे विश्वास करना कठिन लगा। यद्यपि वह जानता था कि भाग्य के नियम के कारण वह किसी प्रकार के स्वप्न में था, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रसोई घर की ओर चलने लगा जहां उसकी माँ कुछ बना रही थी। पीछे से अपनी माँ की जानी पहचानी छवि देखकर आखिरकार उसकी आंखें नम हो गई। उसे पता था कि वह उसे देखने जा रहा है और उसने खुद को रोने से रोकने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन फिर भी वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। जब वह अपनी माँ को देख रहा था तो उसके गालों पर एक आंसू टपक पड़ा। उसकी माँ की उम्र 50 के करीब थी, लेकिन वह अभी भी 30 की लग रही थी। उसने एक प्लेट उठाई और पीछे मुड़ी तो देखा कि दक्ष उसके पीछे खड़ा था। हम, तुम रो रहे हो? दक्ष को रोता देख उसने जल्दी से प्लेट वापस रख दी और दक्ष की ओर दौड़ी। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? क्या स्कूल में किसी टीचर ने तुम्हें डांटा? बस मुझे बताओ कि तुम्हें किसने रुलाया और देखो मैं उनसे कैसे निपटूं। महिला ने चिंतित भाव से कहा और अपनी उंगली से उसके चेहरे से आंसू पछे। कुछ नहीं, दक्ष ने जवाब दिया और अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। ये वह आलिंगन था जिसके लिए वह वर्षों से तरस रहा था। अपने परिवार का परिचित स्नेह। हालांकि उसके नए जीवन में उसकी माँ और पिता भी है, लेकिन ये थोड़ा अलग था। ये उसके असली खून और मांस थे। वह अपने दूसरे परिवार से भी प्यार करता था, लेकिन वे उसके पहले परिवार जितने उसके करीब नहीं थे, जिन्हें वह अपने जन्म से जानता था। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे संभाल लूंगी, कोई भी तुम्हें दोबारा नहीं रुलाएगा। महिला ने दक्ष के सिर को धीरे से सहला हुए कहा। वह जानना चाहती थी कि उसे किसने दुखी किया है, लेकिन दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, मैं किसी कारण से थोड़ा भावुक हो गया था। दक्ष ने शांति से जवाब दिया। मुझे आपकी याद आती थी माँ, कुछ घंटे हो गए हैं छोटे बच्चे, तुमने मुझे आज सुबह ही देखा था, लेकिन हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आई। महिला ने उसके बालों को बिखेरते हुए जवाब दिया। काफी समय बाद अंततः उसने उसे मुक्त कर दिया। अब बात मत करो, जाओ और हाथ धो लो, मैं खाना परोसूं। दक्ष ने हाथ हिलाकर सहमति जताई और हाथ धोने तथा फ्रेश होने के लिए चला गया। वह उस परिचित कमरे में दाखिल हुआ जो उसका अपना था। दीवार पर कई मशहूर हस्ती के पोस्ट लगे हुए थे। एक शेल्फ भी थी जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थी। किताबों में उनकी कॉलेज की किताबें और उनके पसंदीदा उपन्यास की कुछ भौतिक प्रतियां भी शामिल थी। वह शेल्फ की ओर चला गया
और अपनी कुछ पसंदीदा किताबें उठा ली। हे भगवान, मुझे तुम्हारी याद आ गई। मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ रहा था, मैं तुम्हें पूरा भी नहीं पढ़ पाया था कि मेरी मौत हो गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब उसने किताब को देखा जिसके कवर पर एक ड्रैगन बना हुआ था, पुस्तक पर नाम लिखा था ड्रैगन ऑफ ब्रोकन अर्थ, मैं अभी भी तुम्हें पढ़ना समाप्त करना चाहता हूँ। शायद यह मेरी आखिरी इच्छा हो, लेकिन मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। काश मैं तुम्हें वापस जाते समय अपने साथ ले जा पाता। उसने किताब को